चलिए स्टार्ट कीजिए, तो सुन ही रहे। तुम कहाँ से आ गए यार? कितना अच्छा पढ़ाई कर रही थी। कोई बात नहीं। कोई बता दो क्या पूछ रही थी। अरे कोई बात नहीं, बैठ गई हो गया, कोई बात नहीं। देखिए हाँ अगर प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो इनकी जैसे प्रॉब्लम है स्पीड की, हाँ ठीक ना। और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है एक्यूरेसी की, हाँ। ठीक ना। थर्ड आपकी प्रॉब्लम क्या है? करंट। करंट सोर्स है ना। चौथी प्रॉब्लम भी है इसकी, कौन सी? और क्या प्रॉब्लम है? बुद्धि कम है। वो तो ठीक है, आ जाएगा। हम आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी बुद्धि कम है। अरे असली बात बताओ, पंचायत न करो। बताइए ना, सही से बताइए। इंटेलिजेंसी मैंने लिख भी दिया, देखिए लैक ऑफ इंटेलिजेंसी है। अब भाई जो बोलेगे वही लिखूंगा। और क्वेश्चन सॉल्व मतलब पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का? अच्छा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो क्या किस पैटर्न से आप सॉल्व करते हैं वो? अच्छा पैटर्न हुआ, पैटर्न इन सब का आंसर पहले ये देंगी, क्योंकि उनको सब पता है। क्या? नहीं पता मुझे भी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, फिर कुछ ऐड करवाइए अपना। ये तो बता दिए 4 पॉइंट अपना बताए। ये भी इनका पॉइंट है, स्पीड का, एक्यूरेसी का, करंट का, पैटर्न का। केवल आपको पॉइंट ये है इंटेलिजेंस। वही वाला डाउट है, जो पढ़ लिया उसको ही कैसे अप्लाई करना है। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है उसी से हमारा एग्जाम कैसे निकले। सीधे एग्जाम क्लियर करने वाला इनका रोल आना चाहिए। मैं दूसरी एक और पॉइंट डालना चाहूँगा, करंट का कितना रोल रहता है प्रीलिम्स में? भाई 100% है, तुम इतना डाउट हो। करंट का रोल कितना रहता है, ठीक है, ये भी हो गया। और कुछ पॉइंट ऐड कीजिए, क्योंकि एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूछूं? हाँ, इसमें ऐड करवा दीजिए। किस को प्रेफरेंस सब्जेक्ट का प्रेफरेंस किस तरह किस ऑर्डर में देना चाहिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट प्रीलिम्स में? जैसे 100 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब प्रेफरेंस 100 क्वेश्चन ना, Question 100 क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करें, पीछे से आगे से ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, प्रेफरेंस सब्जेक्ट प्रेफरेंस मतलब किसमें किससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, तो किससे कम आने के चांस है? ओके, जैसे तुम मेडिकल हिस्ट्री सबसे लास्ट में करो, पागल हो मेरे पॉलिटी भी सबसे लास्ट में सब्जेक्ट प्रेफरेंस हो गया। करो। सर आपका मोबाइल अच्छा है, कितने का लिया है? देखो कहाँ ध्यान दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब्जेक्ट प्रेफरेंस, पढ़ना लिखना है नहीं इसको। तुम मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। और क्या? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हें? You take different appointment from him and I will take different. ओके, लेट्स डिस्कस यार। मैंने 6-7 पॉइंट गिनाए, उससे भी तो पूछो। इनका पॉइंट मेरे को पता है। हाँ हो गया, बस इतनी काफ़ी है पॉइंट प्रीलिम्स के लिए। और जो है ना, कौन सी कोचिंग का टेस्ट सीरीज बेटर रहेगा, हाँ कितनी टेस्ट सीरीज लगना चाहिए, हाउ मेनी, है ना। चूँकि ये भी वो लोग होता है ना, हाँ तो चूँकि बहुत सारे कोचिंग बेफालतू टेस्ट सीरीज बनाती हैं, उसमें से एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ मैं इसमें काम करता हूँ ना, वहाँ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। जो मैं हम जो भी है, हम बेफालतू यूजलेस बोल सकते हैं, हम बेफालतू ही बोलते हैं, क्या करोगे? यूजलेस बोल दिए, चलिए मैं इंग्लिश में बोलूँगा यार, आप लोग भी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है यार। MP लिंग्विस्टिक। हम बेफालतू बोले चाहे फालतू बोले, मतलब तो एक ही है ना। चाहे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अनयूजुअल बोलेंगे, विदाउट बोलेंगे, कोई मतलब नहीं। सेंस समझो ना, बुद्धि भी चलाना होता है। देखिए अब इतने से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, बाकी जो प्रॉब्लम आएगी ना, हम लोग उसको देख लेंगे फिर, ठीक ना। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता होगी, मैं आई थिंक बताया भी था शायद, उसमें बताया था क्या, कि जो आपका MCQ रहेगा ना एग्ज़ाम में, वो बेसिकली एक तो वो MCQ रहेगा ना जो आपको 100% आएगा, है ना। ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो है ना, इनको अगर मान लीजिए कि अगर इनको मान लीजिए कि समय से अगर इनको मान लीजिए 35 क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, तो श्योर है कि मेरा सही नहीं होगा, सही होगा। जैसे मान लीजिए आपको मान लीजिए इतना आ रहा है, तो ये ऐसा हो गया कि जिसमें जो है ना आपको एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं लगाना है, है ना। तो ये आपको जो है ना हमेशा फर्स्ट राउंड में करना चाहिए। जो मतलब जो है ना मैंने सीखा है, जो मेरे फ्रेंड लोग बताए हैं सर्कल में, ये क्वेश्चन रहेगा। ये हो सकता है कि किसी को 30 आए, किसी को 25 आए, किसी को 35 आए, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं आता किसी को। 35 मैक्सिमम है। सियोरिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि श्योर हूँ कि मैं यही क्वेश्चन होगा। जैसे राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है? राइट टू प्राइवेसी 21 में है। हाँ, तो ऐसी सियोरिटी जो है ना
ऐसे 35 क्वेश्चन मान लीजिए हैं तो उसमें कोई एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है, उसमें कोई लगाना नहीं है। और इसको जो है ना चुपचाप जो है ना एग्जाम हॉल में सबसे पहले करके जो है ना अलग छोड़ देना है कि अब गया ये की हो गया। इसका आपको पास क्वेश्चन ओ आएंगे ना, क्वेश्चन ओ आएंगे जिसमें आप 2 ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हैं, जैसे 4 ऑप्शन में ठीक है। गया 2 ऑप्शन। और ये 2 ऑप्शन जो है ना, ये जो है ना 85% लोगों की होता दिक्कत है, क्योंकि ये तो जितना तो आता ही है यहाँ पे। और सिलेक्शन एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होता है होना ठीक है। ना। इसको और कैसे आई करना थिंक इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको कैसे इनकी नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम है, आपकी भी प्रॉब्लम होगी, सबकी होती है भैया। हाँ सबकी प्रॉब्लम होती है। देखिए अब इस कंडीशन में जो है ना स्टार्ट हो जाता है एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। इसमें तो 50-50 कैसे का गेम रहता है। अब देखो इसमें भी 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक और रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि जो है ऑप्शन की हेल्प लेके आप ऑप्शन आंसर तक पहुंच सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेकर के। ठीक है। और एक ये रहता है कि अपना कॉमन सेंस का यूज करके आंसर तक पहुंच सकते ठीक हैं। है। और एक ये रहता है क्या, ब्लाइंड गेस। ये आपको लास्ट में करना है, इसमें तो लास्ट में जाइए ब्लाइंड गेस वाले में, ठीक है। ठीक ना। अब देखिए ऑप्शन की हेल्प लेके कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3 ऑप्शन दिया है, मैं आपको अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, इसमें साथ होगा कुछ क्वेश्चन। जैसे बताइए, सब पूरा समझ में आ रहा है, चलिए बताइए। है ना, जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया है और आप श्योर हैं 3 ये ऑप्शन दिया है 1 2 3, और फिर उसने एमसीक्यू वैसा बनाया है 1 and 2 करेक्ट, 2 और 3 करेक्ट, 1 2 3 या फिर नन करेक्ट है। अब आपको श्योर है कि ये 1 और 2 जो है ना सही है, थर्ड वाले में डाउट है, तो आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में बताइए। थर्ड वाले में अगर मुझे डाउट है और ये किसे मतलब 1 2 ऑप्शन है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मैं इसको भी लगाऊं, या आप थर्ड वाले में पता नहीं कि ये थर्ड वाला सही गलत है, तो आप क्या करेंगे एग्जाम हॉल में। ऐसे चांस में जहाँ पर 3 ऑप्शन रहते हैं वो 2 अगर सही है, थर्ड वाला गलत होगा। ये किसने बताया, आप ही ने बताया। मतलब वीडियो अच्छे से देखा आपने। मुझे दिमाग में घुस जाती चीज़ें, लड़कियों का नाम नहीं भूलता मैं। देखिए तो ये जानते क्या हो गया, ये हो गया ऑप्शन की हेल्प लेना। तो मतलब हमने ऑप्शन की हेल्प से लगा दिया है, क्योंकि मतलब 90% मैंने देखा है। अब देखिए 1 2 क्वेश्चन में साथ ये अप्लाई, मुझसे भी तो पूछिए व्हाट आई विल डू। हाँ तो हाँ बताइए हो गया। देखिए रेयर चांस है कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो। देखिए मैं क्या है कि करूँगी, नहीं? जैसे फर्स्ट और सेकंड सही है तो व्हाट आई विल डू कि देखूंगी कि इन दोनों में क्या कॉमनैलिटी है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में वो कॉमनैलिटी क्या थर्ड से मैच कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो काट दूंगी, अगर मैच करेगा तो वो भी सही ये भी सही है, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस इनको चाहिए। मतलब देखिए ये बोल रहे हैं, समझ लीजिए 1 2 हो गया है ना। अरे कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चलिए जैसे मैंने ले लिया CBI पे, चलिए ना। ले लिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनाया है जो है ना कि ये जो है ना लिस्ट कब हुआ था? ये स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये बनाया है कि ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ठीक है। और थर्ड ऑप्शन ये बनाया है कि ये जो है ना मतलब जो है ना इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है। ठीक है। ठीक है, राइटिंग मत जाइएगा, मैं ऐसे लिख ठीक दिया है, हूँ, ठीक है, समझ है में आ ना। रहा है। आप देखिए अब इसने पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। लो। ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है। ऑप्शन ऐसा बनाया 1 2 1 3 2 3 1 2 3। या फिर ऑल करेक्ट, ऑल इनकरेक्ट। अब बताइए, अब चलिए इनकरेक्ट बताना है। सही है, ये स्टेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, या थर्ड है ये इट इज इन इन्वेस्टिगेटिव बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी तो है क्योंकि दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ये CBI बनाया गया है ठीक है। 1956 के तहत, ओके और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता ही तो है। और इन्वेस्टिगेटिव बॉडी स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, अब बताना क्या है। इनकरेक्ट इसमें तो कोई नहीं है यार। 1 और 2। अब देखिए, नहीं देखिए, नहीं ठीक है आपको तो पता होगा, मुझे पता है, लेकिन देखिए अब जो देखिए आप बोल रहे हैं, देखिए मतलब मान लेते हैं मतलब जो है ना कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना, लेकिन आपको ये पता है कि ये तो करेक्ट है ना। तो जो मैंने बताया था ना कि ऑप्शन की हेल्प कैसे लेना है, देखना कैसे आपको सही करवाता हूँ। ये आपको पता है कि ये तो सही है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है ये नहीं, confirm आप उसको रहने दीजिए। आप मान लीजिए इन दोनों में डाउट है यहाँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ क्या दिमाग लगाइए, आप ये तो पता है कि ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेट करता होगा, तो ये तो पता है कि ये तो नहीं, मतलब कि जो है ना अब क्या पूछा है, पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो करेक्ट है। 3 होना ही नहीं चाहिए फिर। ऑप्शन में 3 नहीं होना चाहिए, उसको चूज करना है। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को हटा दिए, आंसर क्या हो जाएगा।
ये हमें पता है, ये हमें पता है, मैं तो इससे पूछ रहा था, ये टेक्निक मुझे पता है। नहीं तो फिर आप इसको सही क्यों कर रहे हैं बताइए? स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बताइए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि वो दिल्ली एक्ट के तहत वो बनाया गया था ना जब। देखिए अब सुनिए, अब इस कंडीशन में क्या करना है। देखिए मतलब ठीक है, अब अभी शायद अभी थोड़ा अभी इनिशियल स्टेज में है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये बताइए इन दोनों में से आप ज़्यादा श्योर है कि कौन सही है, ये बताइए इन दोनों में से। श्योर तो इस थर्ड वाला है ना, तो फिर आप इस यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना। हमेशा जहाँ से इधर श्योरिटी हो ना वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो मतलब थर्ड वाला तो 100% राइट है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब बचा ये ऑप्शन, अब उसमें मत जाइए आपकी यार पता नहीं ये भी से हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा बनाया है एग्जामिनर ने, इसे बोलते हैं ऑप्शन की हेल्प लेके अपना आंसर तक पहुंचना है। नहीं खैर क्वेश्चन आता है तो मैं पहले ये चीज़ें करता हूँ जो आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी में इसलिए सोच रहा था क्योंकि वो शायद कौन सा एक्ट उसके तहत बनाया गया था ना, एक्ट के तहत बनाया गया था ना, उस एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन बोला है कि ये भी होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया है, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी इसको नहीं बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो पार्लियामेंट पास करता है। पार्लियामेंट के बाद उसको एग्जीक्यूटिव ने पास किया है, उस एक्ट से उसको डिराइव किया गया है। लेकिन उसके अंदर उसको सिलेबस नहीं किया गया। तो अब लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो स्मार्ट रहेगा ना ये फॉलो करके आंसर ला लेगा वो, मतलब कि मैं श्योर यहाँ पे हूँ तो इसको स्टार्ट करूँ मैं। तो ये है महाराज, क्या है अब एक्चुअली क्या है ना, एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन तब बनाएगा ना जब इसको इजी बनाएगा। अब देखना इसको मैं डिफिकल्ट बनाता हूँ, इसी ऑप्शन ये रहेगा, देखना अब यहाँ पे मैं डिफिकल्ट बनाता हूँ ये। अब देखना ऑप्शन वही रहेगा, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखना 1 and 3, 1 and 2, राइट, 2 and 3 and all। अब क्या करते हैं आप? अब तो हालांकि इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई, लेकिन आप क्या करते हैं? इससे फिर हमें आप साथ तीनों लगा देते हैं। नहीं, हाँ क्यों इसलिए नहीं लगाता ना, क्योंकि मुझे दो इन्वेस्टिगेटिव बॉडी तो मुझे पता है 3 होना ही चाहिए ऑप्शन में। हाँ तो 3 होना चाहिए, इसको कट कर देते, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता ही है सीबीआई। अच्छा ठीक ना, 2 भी होना चाहिए ऑप्शन में। हाँ 2 भी होना चाहिए, तो फिर ये अच्छा 2 भी होना चाहिए, तो फिर ये भी गया। हाँ, ये 2 बचे। फिर स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ना, ये फिर यहाँ पर फंसेगा इंसान। हाँ 50-50 का गेम हो जाएगा जिसको नहीं आता है। तो जनरली ऑल तो होता नहीं किसी ऑप्शन में, बहुत मुश्किल चांस होता है ऑल का। तो मैं इस पर जाऊंगा, 2 and 3 पर जाऊंगा। 2 3 पे जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आप इसको मतलब हालांकि ये ऑप्शन गलत है, मैं इसको सही कर देता हूँ। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आता, ये किसके अंडर आता है? सीबीआई। ये सीबीआई किसके अंडर आता है? क्या यार, हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी मिनिस्ट्री का, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, आईएएस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आईएएस यार पता है आपको यार, बताइए ना। सीबीआई किसके मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बताइए आईएएस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ सकता है? बताइए आईएएस जो हम लोग बनने जा रहे हैं। हाँ अरे वो पर्सनल डिपार्टमेंट। हाँ, तो उसी के अंदर ये भी आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवांसेस। पर्सनल ग्रीवांसेस चेक कीजिए, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। हाँ तो उसी के अंदर सीबीआई भी आएगा, ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट, लेकिन वो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री की बात हो रही है। वो डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री भी है, पर्सनल मिनिस्ट्री भी है। चेक लेते हैं। बट सर ये सीबीआई कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? लेकिन सीबीआई का तो होम मिनिस्ट्री में पड़ता है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, पब्लिक ग्रीवांसेस, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री का नाम ही नहीं याद आ रहा। बीओपीजी। मैं तो ऐसा करना कि जिसके अंदर आईएएस आएगा उसके अंदर वो आएगा, तो इसलिए मुझे नहीं बोलता। आईएएस आप बोले ये तो गायब हो रहा तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया ना, तो इस्लामिक इसके स्टेट जो ऑप्शन दिए देखिए ये बताइए ये किसके अंदर आएगा फिर? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसी के अंदर आना चाहिए फिर तो। होम अफेयर्स के अंदर नहीं, इसी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। आइए, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही जैसा ही है ना। तो फिर दोनों अलग अलग बॉडी क्यों है? कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ डिफरेंस होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जनरली जो है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और सीबीआई क्या करता है? मतलब जनरली ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इसके जैसे इंस्टीट्यूट जो है जैसे कि ईडी है, उन सबको, सीबीआई है, इन सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। काम में भी करता है, लेकिन जनरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, कोई बात नहीं।
मतलब ठीक है लाइन पे हैं। देखिए सीबीसी कौन सा मिनिस्ट्री करना आता है आप बताइए, इनको सब बताया हुआ है यार, आप ऐसे मिस्टेक करेंगे तो मेरे को बुरा लगता है। दिमाग की कमी है, बादाम खाओ। नहीं इनको सब पता भी था, पता नहीं इसमें रिकॉल नहीं कर रहे हैं। मेरा वीडियो देखिए पुराना वाला, सब मिनिस्ट्री के एक साथ मैंने बता रखा है। देखिए अभी बता रहा हूँ, सीबीआई जो है ना, ये जो है ना, ये मिनिस्ट्री या पर्सनल के अंदर आता है। और इसका जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है ना, तो इसमें कौन कौन मेंबर होता है? एक तो मान लीजिए पीएम होगा चेयरमैन, फिर इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? CBI का लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और स्पीकर फिर भी हो राज्यसभा का चेयरमैन। चेयरमैन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वाइस चेयरमैन हो सकता है, मतलब डिप्टी चेयरमैन। अच्छा चेयरमैन क्यों नहीं होगा? चेयरमैन नहीं होगा इसलिए क्योंकि उसका कोई एज ए महत्व कुछ नहीं है उसका, मतलब खास महत्व नहीं। इन सब अब मामलों मान में। लीजिए ऑप्शन ऐसा आ गया, इस मामले में कोई महत्व नहीं नहीं है उसका। ऑप्शन ऐसा आ गया असर्सन कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट मेंबर ऑफ एनी अपॉइंटमेंट कमेटी। फिर दिया गया असर्सन, मतलब रीजन दिया कि बिकॉज दिस पोस्ट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। तो आप सही लगा देंगे उसको? नहीं तो आप यही बोल रहे हैं ना। इसका रीजन क्या है आप बताइए? इसका रीजन कि वहाँ किसी भी कमेटी की जो है ना, आपका पॉइंट सही है ये कि ही इज नॉट मेंबर ऑफ एनी अपॉइंटमेंट कमेटी। उसका वैलिड रीजन क्या है? वैलिड रीजन ये है कि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वेरी गुड। वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए जो है ना किसी अपॉइंटमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। इसीलिए आप ध्यान रखे होंगे कि कोई भी अपॉइंटमेंट कमेटी होता है ना, उसमें प्रेजेंट भी मेंबर नहीं होता है। प्रेजेंट भी, क्योंकि प्रेजेंट भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, वो पार्लियामेंट का पार्ट है, मेंबर नहीं है। तो मेंबर मतलब किसी भी अपॉइंटमेंट कमेटी में मेंबर वही हो सकता है ना जो उसका नहीं, मतलब कि मतलब हाँ मेंबर जो उस हाउस का मेंबर हो उसमें। तो ये इसका वैलिड रीजन है। तो है ना, तो मेरा पॉइंट ये था ना कि इसमें जो है ना पीएम प्रेसिडेंट होगा, फिर इसके बाद लीडर ऑफ पोजीशन होगा, फिर एक कौन होगा? स्पीकर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, या फिर सीजीआई हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है, या फिर कोई मिनिस्टर भी तो हो सकता है, यूनियन मिनिस्टर भी तो हो सकता है। हाँ यूनियन मिनिस्टर हो सकता है। अच्छा, और ये सीबीआई लेकिन जनरली ऐसे केस में क्या होता है ना कि 50-50 का गेम रखते हैं अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की तरफ से, ताकि सही चीज़ों को चुन सकें, सही चेयरपर्सन और फिर मेंबर्स को चुन सकें। हाँ आपकी पॉइंट सही है। अच्छा इसमें कौन सा होगा अपॉइंटमेंट? देखिए इसमें भी 3 मेंबर होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में, और इसमें भी 3 मेंबर होते हैं, लेकिन तीनों में क्या है ना एक डिफरेंस है। और वो जो है ना, ये जो है ना, ये अभी कौन सा पीएससी हुआ था, राजस्थान पीएससी, इसमें पूछा गया था एक्चुअली, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उसने, तीनों को जो है ना वो कर दिया था लो। तो एक्चुअली इसमें पीएम चेयरमैन होगा, और इसमें भी लीडर अपोजिशन होगा। अब आएगा डिफरेंस इन तीनों में, यहाँ पे डिफरेंस आता है, इसमें डिफरेंट होगा, इसमें डिफरेंट होगा। मुझे लगता है यहाँ लगता है सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, यहाँ पर जो स्पीकर होगा। आप बताइए, ठीक है आप बताइए। इतना सोच में क्यों पड़ गए आप? ये सब पढ़े लिखे हैं आप यार, इतने इंटेलिजेंट है आप होकर के, मतलब बेइज्जती करवाएंगे आप। जब आएगा तो बताऊंगी। आगे क्या बताऊंगी, बताओ भी। बताइए तो मेरे को याद आएगी। देखिए मतलब इसमें एक मिनिस्ट्री में जो है तो उसमें मेंबर कोई भी मिनिस्टर नहीं होगा, हाँ। और अगर मिनिस्ट्री के अंडर कोई बॉडी है तो उसमें वो मेंबर नहीं, मतलब उल्टा, अगर मिनिस्टर कोई मिनिस्ट्री के अंडर अगर बॉडी है तो उसमें मिनिस्टर नहीं रहता जनरली, लेकिन अगर मिनिस्ट्री के अंडर बॉडी नहीं है तो मिनिस्टर रहता है। ये वो किसने बताया? बता दीजिए। बताइए आप। नहीं किसने बताया है? किसी ने नहीं, उसका दिमाग खाली, आप इधर बताओ, छोड़ो उसको, मुझे बताइए। अरे डिस्कस किया था हम लोग ये बात। क्या इनको ये चीज़ पता है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं चेक कर रहा था कि इनको अभी तक याद है कि नहीं। जानते क्या है, मिनिस्ट्री के अंदर हो तो मिनिस्टर होना जरूरी है। सीबीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, यानी इसमें मिनिस्ट्री नहीं हो सकते इसके कमेटी में, या इसमें जो है ना सीजीआई होता है। हाँ। आप देखिए ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, ठीक है। हाँ ये जो है ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। सीबीसी मैं कराते में सोच नहीं दे रहा हूँ, सीबीसी कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? अरे ये तो सीबीसी लिख दिया है।
देख क्यों नहीं रहा यार? लेकिन पता है क्वेश्चन पता नहीं कौन से ईयर में आया था जिसमें ये सारे क्वेश्चन दिया हुआ था हाँ, सारी बॉडी नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री, यानी जो है ना ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं इंडिपेंडेंट आता। बॉडी है, ये कहाँ चला गया मेरा वो? बैक इंडिपेंडेंट बॉडी के अंदर आता है। अच्छा हाँ, CBC तो ये किसी मिनिस्टर के अंदर नहीं आता है, ठीक है, राइट? तो अब जो है ना इसमें एक मिनिस्टर होगा, कौन? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये दोनों सेम रहेंगे, PM, इसमें भी PM, लीडर पोजीशन, लेकिन इसमें जो है ना एक जाएगा, और इसमें जो है ना चूंकि मिनिस्टर के अंदर नहीं आता, इसलिए जो है ना इसमें कोई यूनियन मिनिस्टर आ जाएगा। लेकिन PM तो ऑलरेडी एक मिनिस्टर है। नहीं, PM मिनिस्टर का हेड होता है ना, मिनिस्टर का हेड है। हाँ मतलब PM के अलावा बोल रहे हैं। PM तो रहेगा ही, चूंकि वो चेयरमैन होता है ना, वो PM तो रहेगा ही। लेकिन ये बता रहा हूँ ना, यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, हाँ, और यहाँ पर और यहाँ पे कोई मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर हो सकता है। यूनियन कैबिनेट है, मोस्टली होम मिनिस्टर होता है। हाँ। तो ये है। अरे तो हम लोगों को ये पॉइंट नहीं था यार, हम लोग कहाँ पहुँच गए? लेकिन बहुत जगह जो है कि स्पीकर भी मिल जाता है। हाँ होता है, NHRC में स्पीकर है, हाँ बहुत सारे NHRC में हाँ, है। बहुत जगह स्पीकर है, लोकपाल में स्पीकर है, हाँ। बहुत जगह स्पीकर है। स्पीकर डिप्टी चेयरमैन भी मिल जाता है, तो सारा कंफ्यूज जाता है बहुत जगह। इसको अच्छे से याद पढ़ करने लीजिए, लिखा मैं हुआ आपको अलग एक से। वीडियो सेंड कर दूंगा। इसमें मैंने जो है ना अच्छे से डिस्कस किया है, नहीं, और उस वीडियो में ए भी होंगे। नहीं वो ठीक है, मुझे ये जानना, जैसे देखिए जैसे आपने एक बार बताई, जो ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा हो तो मिनिस्टर वहाँ नहीं होगा, ऐसी चीजें बताने वाली चीज चाहिए मुझे। हाँ, मुझे ये तो रटने वाली चीज नहीं देखिए, चाहिए। आपने प्रशंसा किया ना, इन्होंने कभी प्रशंसा नहीं की मेरी, कि ऐसी चीज कहाँ से खोज के निकालते हैं यार। देख रहे हैं ना, आप इनको अपनी ऐसी चीज प्रशंसा चाहिए। खुद कर लेते हैं। कहाँ किया मैंने? मैं जॉब वाला आदमी हूँ तो क्यों प्रशंसा करे कोई गरीब आदमी? अब यार मैं टाइम पे नहीं आ पाया, इसलिए बता दें कि जॉब बुला तो ताकि आपको अच्छा लगे कि यार चलो जॉब में होगा। इनको लगता है कि जो है ना, मैं मेरा ये दूसरों के सामने कहने हमेशा है, प्रशंसा मेरा ये करती हूँ। कहना है कि इंसान को दो शब्द बोलने में क्या जाता है कि नहीं? अरे कोई नहीं, मजाक कर रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए खड़ूस आदमी। देखिए तो हाँ, हम लोग यहाँ पे थे ना कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो को 100% आएंगे, वो 35 क्वेश्चन हो गया। सेकंड ऑप्शन जो है ना आपको जो है ना 2 में डाउट होगा, और उन दोनों ऑप्शन को है ना आप 4 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो ऑप्शन की हेल्प ऑप्शन की हेल्प लेकर के, फिर एक ये होता है ना कॉमन सेंस की हेल्प लेकर के। कॉमन सेंस दिस इज नॉट वेरी कॉमन। हाँ लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है, और इसको कैसे कॉमन बनाना है मैं बताता हूँ। जैसे आपको मैं एक ऑप्शन देता हूँ जो है ना, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है। अब फर्स्ट ये है कि ये जो है ना इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। मान लिया आ गया। दूसरा आ गया कि इट चेक्स द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द कंट्री, मान लीजिए, समझ गए ना? ठीक है। अब ऑप्शन ऐसा देगा कि ओनली 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, या बोथ करेक्ट, या नॉन करेक्ट। अब बताइए इसमें क्या आंसर लगाएंगे? फाइनेंस कमीशन के बारे में है। फर्स्ट है इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, और सेकंड है कि इट चेक्स द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द कंट्री। पहला सही है। चेक्स ने हाँ, इट चेक्स द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द कंट्री, तो सीएजी क्या करता है फिर? वही तो, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि सीएजी क्या करता है। मुझे लगता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी तो है, लेकिन सेकंड वाला फिर इसका तो काम नहीं है। इसका काम मेनली ये है डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी पैसा आए गवर्नमेंट के पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किस तरह से बांटना है स्टेट्स के बीच में। उसको क्या बोलते हैं जो तुम बोल रहे हो, इसको शब्दों में क्या बोलते हैं? इसको डिवोल्यूशन से शब्दों में उसको डिवोल्यूशन क्या बोलते हैं उसको यार? नेट प्रोसीड्स ऑफ हाँ, नेट प्रोसीड ऑफ क्या? टैक्सेस। देखिए व्हाई नेट प्रोसीड्स? नेट प्रोसीड मतलब नेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पैसा प्रॉफिट में आता है, मतलब जिसने एक्सपेंसेस और क्या कहते हैं इतना खर्चा करने का अच्छा, जो नेट बचता का है। अपोजिट क्या होता है? मतलब नेट के अलावा और एक और बड़ी यूज होता है, ये पूछना चाहती हैं वो। नेट के अलावा एक और बड़ी जो यूज होता है वो होता है ग्रॉस। ग्रॉस। तो ग्रॉस लेकिन मतलब ग्रॉस के उल्टा यूज होता है रियल। नहीं, वो नॉमिनल है, वो नॉमिनल nominal वो होता है। ग्रॉस और नेट होता ही होता है। नेट में ये होता है जनरली कि मतलब जैसे ग्रॉस जीडीपी सुने होंगे ना, जीडीपी, रियल और रियल जीडीपी का है। नेट की खास बात क्या है?
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं नहीं, नेट क्यों इस्तेमाल करते हैं? नेट का मतलब क्या होता है? अरे तुम जो जा रहे थे सही जा रहे सही जा रहे थे। थे कि जितना खर्चा एक पूरा काम करने में जो खर्चा आ रहा है उसको हम खर्चा निकाल के फिर जो बचा उसको डिवाइड करेंगे। हाँ सब जैसे मान लीजिए आपको 5,000 मैंने कमाई किया लेकिन मैंने 2 रुपये इन्वेस्ट किए वहाँ, तब 98 रुपये में हम बांटेंगे। समझ गया, वो मैं समझ गया, ठीक है। चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता हूँ मैं। हमारे गुरु इतने अच्छे हैं। बड़ाई शिष्य नहीं भी होना चाहिए हर मनीष कोई। सर की बड़ाई नहीं करना। अरे नहीं यार, ऐसी बड़ाई नहीं करना है, जहाँ पे अच्छा लगे ना वहाँ पे बोला जा रहा है कि हाँ ये अच्छी है। देखिए अरे सर, आप मतलब देखिए खुद इतनी किया है बड़ाई ये करने ये तो ठीक है कि मतलब जो है ना आपको एक चीज़ पता था। अगर मान लीजिए आपको चीज़ नहीं पता ना, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। अगर नहीं पता, मान लीजिए मुझे दोनों को नहीं पता हैं दोनों नहीं पता क्या चीज़, क्या ऑप्शन? दोनों नहीं पता। हाँ चलिए, दोनों ऑप्शन नहीं पता, अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में दोनों नहीं पता ना, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो है ना इसमें से एक ऑप्शन सही होगा जनरली। जनरली वो सही होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ मुझे बिल्कुल नहीं पता इसमें दोनों से कौन सा सही है, तो मैं कैसे पता करूँगा? दोनों नहीं पता और नहीं पता कि कौन सा सही कौन गलत है, मतलब मुझे इसको अटेंड मत कीजिए। मुझे ये पता है कि इसमें से अटेंड मत कीजिए फिर। हाँ वो तो करूँगा, तो दोनों नहीं पता तो वो तो ठीक है। मुझे मतलब ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए जनरली मुझे ये कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि इस 4 ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा सही है मुझे पता करना है। Now you have to apply your limited knowledge here. तो क्या तरीका है? कोई सा चीज़ निकाल सकते हैं इसमें जिससे पता कर सके कि यार कौन सा सही हो सकता है? हाँ है तरीके। बताइए। अभी तो वैसे डिस्कस करेंगे ना, आप घर में जाना। दिखाना पड़ता है कभी समझने में। है तरीका। देखिए देखिए बताइए, चलिए। देखिए ये क्वासी जुडिशियल वैसे आपका क्वेश्चन अच्छा है। सुनिए ना, मेरा एक कहने का मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे है? वो यहाँ ठंडा है, वहाँ नहीं, बैठ के कितना अच्छा वो तो समझाऊंगा, लेकिन देखिए, जुडिशियल बॉडी फिर कैसे? पहले मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। और सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट। अकाउंट्स। यानी एग्जामिनर 98% ये चाहता है आपको ट्रैप करना। कि आप इधर ही जाइए। इसका नाम ये फाइनेंस कमीशन यानी फाइनेंशियल अकाउंट, जहाँ मुझे ऐसा वर्ड दे रहा है ताकि आपको लगे कि ये फाइनेंस कमीशन नाम यानी वर्ड सिमिलर यानी ये करता होगा, ये एक्चुअली में ये गलत है। जनरली मतलब जिसको नहीं पता होगा सही मार्क आएगा इसमें। हाँ तो आप इसको गलत मत चलिए, वो आपको ट्रैप कर रहा है। अच्छा। और मैंने क्या बताया कि दोनों में से एक ही सही होता है, तो अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा गलत कौन सही है। ये मुझे आपने वीडियो में बताया था। अच्छा ये पॉइंट बताया था मैंने। हाँ, ठीक, तो सही याद तुम है। ये बताओ, वीडियो में सर को सुन रहे थे कि लड़कियों को सुन रहे थे? दोनों का, क्योंकि कन्वर्सेशन दोनों कर रहे थे दोनों तभी का कुछ सुन समझ में आ मैं तो रहा था ना। लड़कियों को सुन रही थी। अच्छा देखिए अब ये तो ठीक है। दूसरा ये है ना, दूसरा ये है। Is it recording? नहीं यार, ऐसे Recorded कौन is रिकॉर्ड क्यों? on or not? क्यों? सब्जी खरीदने जाना है। जो भी सुनेगा अच्छा उस वीडियो में भी सब्जी था क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे छोड़िए यार। यानी क्या है, एक आप वीडियो में क्वेश्चन बताइए। एक वीडियो मैंने बताया था, तो उसमें क्या है ना कि अच्छा कुछ आ गया था उसमें। मुझे इस क्वेश्चन में एक और डाउट है। मुझे ये बताइए क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे है यार? इनको बताइए क्या? क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे है? फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे है? हाँ ही बताएंगे गुरु, बताइए। तुम क्यों नहीं बताइए बताओगे? ना भाई ना, आपको पता है। 4 साल कितने साल से पढ़ रही हो? अरे इनको पता है। नहीं पता है मुझे। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो होता है जिसमें कुछ जजमेंटल टाइप की चीजें होती है। जैसे हाँ। कुछ आप गुनाह करो तो वो जो डिसीजन लेने में काम हाँ। उसका काम होता है, डिसीजन देना उसका। हाँ इसका मतलब कि ट्राइब्यूनल बैठता होगा इससे कहीं ना कहीं। जो थोड़ी है ट्रिब्यूनल बैठे। ट्राइब्यूनल जैसा कुछ बैठता होगा ना, जज बैठता होगा अरे डिसीजन जिसके लेने पास के ये लिए। अथॉरिटी है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सके, हाँ तो इट इज़ लाइक ना कि दे आर डूइंग अ वर्क ऑफ जज, तो उसे भी तो आप क्वासी जुडिशियल कह सकते हो। जैसे ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो एक फाइनेंस के मुद्दे पर जनरली जैसे पूछताछ जैसे करता है। कैग जो है वो भी क्वासी जुडिशियल है। इट डजंट यूज टू पनिश द पर्सन बट ही हैज अथॉरिटी टू आस्क एंड एग्जामिन द थिंग्स, Okay. दैट्स इट इज क्वासी जुडिशियल। ऐसा कुछ है। ये है। ये बॉलो कर भी हो जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है एक्चुअली में। ये तो ये फाइनेंस कमीशन परमानेंट है कि नॉन परमानेंट है? फाइनेंस कमीशन जनरली वो जो है परमानेंट तो नहीं, क्योंकि 5 साल बाद हर 5 साल में बनाया जाता है। और इलेक्शन कमीशन? अरे ऑप्शन ही दे दे, इट इज परमानेंट, इट इज नॉन परमानेंट, तो क्या लगाओगे? जनरली लिखा ही नहीं है। हाँ यूपीएससी तो शब्दों का खेल है। जनरली नहीं लिखा है। जनरली नहीं लिखा तो क्या करोगे? अब एब्सोल्यूट देखिए ऐसा दिया आप सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इनमें से कौन कौन सी परमानेंट बॉडी है बताइए?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट बॉडी है, ये कैग है। भी है, यूपीएससी भी है। कैग भी है, यूपीएससी भी है, ये नहीं है। फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी तो नहीं कह सकते हम, क्यों? क्योंकि हर 5 साल बाद बनाया जाता तो है। ये तो इसका भी तो रिटायरमेंट होता है हर 2 साल में, जो चेयरमैन होता है। अच्छा वो परमानेंट बॉडी यार, ठीक मैं वो कुछ और समझ रहा था, सॉरी। परमानेंट बॉडी होती है जिसको हम कभी निरस्त नहीं कर सकते, जैसे राज्यसभा हो गई। तो इलेक्शन तो कमीशन मतलब ये मतलब जो है ना इनमें से कोई परमानेंट पार्टी नहीं फिर। परमानेंट बॉडी जहाँ तक है यूपीएससी है, हाँ। ठीक है। तो इसका भी तो अपॉइंटमेंट होता है चेयरमैन का, हर कितने साल बाद होता हाँ है? तो इसको हटा कर भी नहीं, मतलब ये खत्म नहीं हो सकता इंस्टीट्यूशन कभी ना। तो ये भी तो खत्म नहीं होता, क्योंकि संविधान ये में भी लिखा खत्म हुआ कहाँ होता है? वो तो 1950 से बन रहा है ना, जो चीज 1952 से। संविधान में लिखा है वो उसको खत्म नहीं कर सकते अब ना। ये भी 280 में बना है 280 आर्टिकल में। हाँ तो हाँ ये बात भी सही है, लेकिन इसको बनाया आई थिंक क्वेश्चन भी आता ना फाइनेंस किस आर्टिकल में, 280 आर्टिकल में हाँ, आया लेकिन था। गलत ऑप्शन दिया था। मैं आर्टिकल, हाँ। लेकिन फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है जब नेट डिवोल्यूशन ऑफ वो करना होता है, क्या नेट प्रॉफिट ऑफ हाँ ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को डिवोल्यूशन समझ करना रहे हैं। पड़ता है, तभी बनाया But जाता it है just जनरली like 5 साल के बाद, sir मतलब जब भी कि- नई लोकसभा आती है चुनकर वो नहीं अब राइट पॉइंट में आए हैं। ये हर लोकसभा इलेक्शन के बाद जो है ना इसको इंस्टीट्यूट किया जाता है। इंस्टीट्यूट किया जाता है हाँ, प्रेसिडेंट के जैसे द्वारा। लोकसभा डिजॉल्व, ये भी डिजॉल्व है। हाँ वो उधर नहीं जा रहा था, वो एग्जाम्पल बता रहा था, लेकिन वो अभी इधर आंसर नहीं बता रहा था। तो यार ये परमानेंट बॉडी तो कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछना चाहिए था, परमानेंट बॉडी क्यों पूछना क्यों? है यार? नहीं क्वेश्चन तो कुछ भी वो पूछो। पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है, कंफ्यूज कर सकता है। ये लक्ष्मीकांत में डाट लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परमानेंट बॉडी, body है। और जो है ना फाइनेंस कमीशन इज नॉट परमानेंट बॉडी है। फाइनेंस कमीशन इज Now नॉट I will explain you. जनरली आई वाज सेइंग दैट ओनली ना, इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी। हाँ तो you should use authentic material. I was using it but just kind of I don't have a clearation on it. देखो कोई इलेक्शन नहीं, धीरे-धीरे आ इलेक्शन जाएगा। कमीशन ऑफ इंडिया इज परमानेंट बिकॉज जो दोज इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड ना एज अ मेंबर, बट इलेक्शन कमीशन एज अ इंस्टीट्यूट इट इज देयर। हाँ, वो हमेशा वही रहेगा, चाहे लोकसभा डिजॉल्व हो या फिर गवर्नमेंट चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ है। इंस्टीट्यूट इट इज देयर। वहाँ के पर्सन आते जाते हैं रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट में, तो इसलिए इट इज परमानेंट। हाँ। लेकिन फाइनेंस कमीशन एज अ बॉडी डिसॉल्व होती है, फिर Body dissolve होती है, नई body फिर से बनती है वो। 16th 17th दैट्स व्हाई इट इज नॉट परमानेंट। तो ये जो सिंपल As a इतना institute. बढ़िया एग्जांपल दे रहा था राज्यसभा का, तुमको समझ अरे नहीं you're- आया। मुझे समझ आता तो हाउ आई विल एक्सप्लेन। तुम खुद को क्लैरिफाई कर रहे थे इधर उधर घुमा के। नाउ आई एम सेइंग इट इन अ हाँ सिंपल इसको वर्ड। क्लियरिफाई करना। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे कि यदि 2 ऑप्शन में डाउट है ना, तो एक ऑप्शन क्या मैंने बताया कि ऑप्शन की हेल्प ले, और एक बताया ट्रैप वाला। ट्रैप में मतलब कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का कॉमन सेंस में एक ट्रैप हो गया, और दूसरे एक और होता है कॉमन सेंस। कौन सा? जानते हैं क्या? मैं बताता हूँ। इसमें आई थिंक क्वेश्चन होगा वाला, मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चरल सॉइल हाई इसका कंटेंट आंसर बताइए। ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। रिड्यूसेस? क्या बकवास कर रहा है, ये तो गलत हो गया ना। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural land। थर्ड वाला सही है। और सल्फर साइकिल 3 फॉस्फर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है। सल्फर साइकिल मुझे लगता है कि ये सब नहीं होता है ऐसा कुछ। कोई नहीं, आप आंसर बताइए। आंसर इसमें से जो है कि 3 होना चाहिए। Only 3? 3 ओनली। अरे ज़्यादा मोटा हो गया। ओनली 3 है ना। देखिए, ये सेकंड वाला क्यों गलत है? सल्फर साइकिल का कोई खास मुझे नहीं लगता रोल होता है, एटमॉस्फेरिक को रोल होता है इसमें। देखिए ठीक है, आपका आंसर गलत, मतलब आंसर सही है, लेकिन देखिए क्या है ना, ये अ काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, ये बोल रहा है कोई रोल प्ले नहीं करता है। यार ऑफ कोर्स इतनी बड़ी सॉइल है, हाँ, मतलब तो रोल प्ले थोड़ा कर तो रोल प्ले तो कह सकता है। 0.1% बोल दे तो हाँ, ये पॉइंट तो ऐसे से जो है ना, जो extreme हाँ जो यूपीएससी है ना, इसको इंटरटेन नहीं करेगा यूपीएससी, मतलब जो है ना उसको प्रूव करने नहीं जाएगा कि ये एक भी रोल प्ले नहीं करता। इसलिए आप इसको 2 गलत मार्क किए। जब 2 गलत हो जाएगा तो ये तो गया। आप देखिए 1 वाला क्यों गलत है वैसे? हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों करेगा? अरे ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़नी चाहिए।
नहीं वो तो है लेकिन ड्रास्टिकली वर्ड यूज़ किया है ना, इससे कारण गलत हो रहा है ये। ड्रास्टिकली मतलब मतलब कि ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया है। एक्सट्रीम वर्ड हो तो ये जो मैंने रूल नंबर यहाँ पे बता रहा हूँ ना, यहाँ पे ड्रास्टिकली अप्लाई मतलब होगा। अचानक से कम कर देना। हाँ, खतरनाक तरीके से। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रीम वर्ड को हटाना सीखिए। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉमन सेंस में ही जो है ना, जिस पर लगता है कि एक ट्रैप वाला है और एक जो है ना एक्सट्रीम वर्ड। तो एक्सट्रीम वर्ड जो है ना, आपको लगे कि जो है ना ये ऐसा जनरली होगा नहीं ना, तब आप इसको जो है ना रॉन्ग कीजिए। तो ये की होता है। और एक और होता है थर्ड वाला टाइप। थर्ड वाला टाइप ये है कि आप जो है ना रिवर्स कीजिए चीज़ों को। मतलब कि कुछ नया है। यदि आप उसको कुछ नया रिवर्स, कुछ नया सुनने में आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ, रिवर्स मतलब ये इनको पता है सब चीज़, मैंने बताया था। देखिए क्या है ना कि जैसे मतलब कि अगर कोई चीज़ पूछा है करेक्ट ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या आंसर लगाएं क्या आंसर ना लगाएं ना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अच्छा कोई ढूंढ करके, मतलब उसमें फिर इनकरेक्ट जो हो उसको एलिमिनेट कर दे वहाँ से। करेक्ट ना हो मतलब नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। अच्छा चलिए चलिए बताइए। जैसे मैं बता देता हूँ, रुकिए। एक अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्या बात करते हैं, कुछ भी ले लीजिए ना, छोटा मोटा चीज़। देखिए जैसे मान लीजिए कि थोड़ा मिसलीनियस समझाता हूँ। जैसे जो है ना जो टाइगर सेंसस जो है ना, ये हर 4 साल में होता है। ठीक है। दूसरा आपसे मान लीजिए दिया कि जो एलिफेंट सेंसस है हाँ वो 5 साल में हो रहा है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया कि जो ये जो है ना, मतलब तीसरा ऑप्शन ये दिया कि टाइगर जो है ना इन टाइगर जो है ना, नहीं टाइगर इज नहीं है, मतलब ऐसा दे दिया जो टाइगर प्रोजेक्ट है ना वो 1972 में जो है ना लॉन्च किया गया था। अब बताइए इसका आप मान लीजिए आंसर ऑप्शन ऐसे बनाता है 1 2 ना 1 3 2 3 ऑल करेक्ट। आप इसका आंसर क्या देंगे? फैक्चुअल है, देखिए टाइगर प्रोजेक्ट 1972 इज करेक्ट, सो आई विल गो फॉर द वेरी थर्ड ऑप्शन। आई विल एलिमिनेट 1 and 2। हाँ, ठीक है। अभी 3 ऑप्शन बचा है। 3 ऑप्शन बचा है ना। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइगर सेंसस आर एक्चुअली कंडक्टेड इन 5 years एट वंस। और नहीं। एलिफेंट सेंसस टाइगर सेंसस 5 साल में करते हैं, नहीं 2 साल में करते हैं यार। और एलिफेंट सेंसस जनरली इज डन इन 5 years आई थिंक सो। So we will go for option 2 also. Where is 2 option? We will cut for 1 and 3. नहीं 1 and 3 गलत है वो। We will go 2 and for 3. 2 and 3. हाल हो गए तो बोल रहे हाल होगा। एक्सट्रीम कंडीशंस पर नहीं जाना चाहिए। 3 ऑप्शन जो फैक्चुअल दिया हो तो गलत तो होगा ही वो। एक तो गलत होगा ही। जानते हैं क्या है, अब देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि कौन सा गलत कौन करेक्ट है, मैं आपको रूल्स बताना चाहता हूँ। देखिए रिवर्स मतलब मैं ये बता रहा था, देखिए इसमें पूछा है करेक्ट है राइट, तो है ना। लेकिन जानते क्या है, आप इसमें देखिए आप एक बात ये सोचिए कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मैं इसको गलत कर रहा हूँ? 4 नहीं है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है कोई वाई एम जो कि ये रॉन्ग है? नहीं है। तो जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो ना कि मेरा गलत स्टेटमेंट है, आप उसको जो है ना सही मान के चलिए। कहने का मतलब ये है, इसे बोलते हैं रिवर्स है। मतलब कि पूछा करेक्ट है तो आप उसको इनकरेक्ट कीजिए। अगर इनकरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, समझ लो वो करेक्ट होगा। तो ये भी कभी कम होता है। जैसे अगर इस हिसाब से आपको समझ में नहीं आया ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ठीक है, इसमें समझ आ जाएगा, वैसे करिए ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे रुकिए, मतलब मेरे को टाइम पे एग्जाम्पल याद नहीं आता ना, दिक्कत ये है। कोई बात। जैसे मान लीजिए ये आ गया जो है ना, फंडामेंटल राइट प्रमोट्स सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया, और DPSP प्रमोट्स इकोनॉमिक एंड सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन इंडिया। बताइए अब जो है ना इसका आंसर दीजिए। 1 2 हमारे ऑप्शन ऐसा दिया है 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल करेक्ट है। सही है? अरे इसमें दो ही ऑप्शन है ना, तो मान लीजिए वही होगा 1 2 बोथ या नन। हाँ
अब बताइए क्या आंसर होगा, ये तो पता होगा सबको। ये हमें पता फंडामेंटल राइट जो है ना, ये सोशल पॉलिटिकल दोनों को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को, और डीपीएसपी जो है ना सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, पता है, ये तो क्वेश्चन रटा हुआ चीज़ है इसे फिर बहुत होगा आंसर ना, बहुत होगा। अब बताइए। हमें ये तरीके से फाइंड करना है ना, ये करेक्ट हमें नहीं, अगर ये नहीं पता, हमें अगर ये नहीं पता कि इसमें से इनकरेक्ट हम किसी को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही मानेंगे। हाँ वो मैंने बताया रिवर्स, वो उसको रिवर्स। अब देखिए इसमें पूछा करेक्ट है, तो अब मतलब कंफ्यूज हो गए कि यार इसमें इकोनॉमिक वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक ना, और इसमें मतलब जो है इसमें भी बड़ा यूज किया है, तो आपको डाउट होगा कि दोनों सही गलत है ना, तो आप इसको रिवर्स कीजिए कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि फंडामेंटल राइट डज नॉट प्रमोट सोशल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब सोचिए कि यार डज नॉट प्रमोट सोशल, आर्टिकल 15 में क्या बात करता है, बीमन की बात करता है, यानी सोशल तो आ ही गया ना, सोशल आ गया, तो मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की बात हाँ, करता है। तो ये तो अगर नॉट करें तो कितना एक्सट्रीम बन जाएगा, यानी हमारा ये सच सही है। और ऐसे इसमें दिमाग लगाइए, मतलब रिवर्स कीजिए, यानी इसका आंसर दोनों सही है। डीपीएसपी की बात करें, इकोनॉमिकल की बात तो करता ही है, सोशल भी करता है, पॉलिटिकल की अगर डायरेक्ट बात नहीं भी करता होगा, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल की बात आर्टिकल 40 क्या बात करता है, आर्टिकल 40 पंचायती राज, हाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसमें पॉलिटिकल आ गया ना। कहने का मतलब ये एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो ना कि ये इसमें गलत है, तो मान लीजिए कि उसमें सही होगा, फिर ये मैं समझना चाहता है। तो कभी कभी ये भी कम आता है, कभी दो ऑप्शन का डाउट पड़ गया तो हमेशा दिमाग लगाइए आप एग्जाम हॉल में, यूपीएससी क्वेश्चन में जरूर अप्लाई होगा, ये स्टेट पीएस नहीं यूपीएससी क्वेश्चन में जरूर अप्लाई होगा। और ये वाला क्वेश्चन सोशियो पॉलिटिकल, ये फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल की बात कहाँ पर आती है? अब देखना इसी को मैं डिफिकल्ट बनाऊं, नहीं एफआर तो पूरा ही पॉलिटिकल, नहीं मतलब पॉलिटिकल राइट्स क्या देता है हमें? कुछ जनरली हम एफआर को पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल प्रमोट कर रहा है, लेकिन सोशल भी कर रहा है, उन्होंने ऐड कर दिया है। हाँ। देयर इज एग्जांपल, आप एफआर में ही पढ़ोगे पॉलिटिकल, डीपीएस सोशल क्यों नहीं कर रहा है वो? आर्टिकल नंबर 14 नहीं कर रहा है। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, वो लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं, लार्जर मतलब लार्जली टीचर ये पढ़ा देते हैं कि एफआर पॉलिटिकल प्रमोट हाँ, करता है, इसलिए। तो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सोशियो भी लिख दिया। नाउ यू हैव टू इनकरेक्ट इट, लेकिन ये सही है। हाँ। अब देखिए मैं इसी को डिफिकल्ट बनाता हूँ, ठीक ना। ठीक है चलिए बनाइए। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए कि डीपीएसपी प्रमोट सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ओनली, ओनली जहाँ लिखा हो वो तो और जनरली गलत होता और फंडामेंटल राइट्स प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली। अब बताइए क्या? प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली, डीपीएसपी प्रमोट्स सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ओनली। ओनली, दोनों में ओनली है, हाँ दोनों में ओनली है ना। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से बोल रहा है तो फिर करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो ये भी गलत हुआ तो फिर ये भी गलत हुआ, दोनों गलत हुए ना। अब बताइए। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ओनली लिखा है, ओनली नहीं, उसको अगर ओनली हटा दिए तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है इसमें ज़्यादा करके। नहीं तब तो कोई और कन्फ्यूजन नहीं है ना, तब तो कन्फ्यूजन कहाँ होगा, कहाँ से लीजिए हटा दिया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अभी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन अब होगा ना, क्योंकि टीचर क्या पढ़ाता है कि पॉलिटिकल करता है और ये सोशल इकोनॉमिक, अब मैंने गाली को ओनली कर दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया मैंने, अब कंफ्यूज हो गया, अब इसलिए कंफ्यूजन है। तो एग्जामिनर के बारे में क्या चलेगा कि ओनली वर्ड लगाया यानी गलत होगा। मतलब मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि क्योंकि मुझे अभी तो पता है, लेकिन जनरली मैं जानता हूँ जहाँ ओनली लिखा होता है ऐसे क्वेश्चन जनरली गलत होते हैं, होते थे अब नहीं होते हैं, अब नहीं होते, कभी कभी सही हो जाता है अगर नहीं पता हो क्योंकि तो। अंदर क्या है यूपीएससी का जो क्वेश्चन आते हैं वो भी थोड़ा वो तो होशियार हो गए हैं यार वो जानते हैं ना कि लोग जो है ना ओनली वाले गलत करते हैं ना, उनको दिमाग में चलता रहता है, वो ट्रेंड पकड़ते रहते हैं। हाँ भाई वो भी तो यूट्यूब देखते होंगे ना, जो चल रहा है एलिमिनेशन मेथड यूट्यूब में, वो भी देखते होंगे, इसलिए तो 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली हाँ डाला है ऑप्शन इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए। वही ऑप्शन बताइए। लाए थे। क्या होगा इसका आंसर? हम मुझसे नहीं, उससे भी पूछो, मुझसे कितना पूछोगे? वो बनता ही नहीं है, मैं कहाँ से बता दूँ, उससे भी पूछो, मैं सुन रहा हूँ मैं। हाँ सही बात कर रहे हैं, बहुत कम जवाब दे रहे हैं यार, बोले 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 दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। हाँ सही है आप लोगों का, दोनों गलत। जानते जानते क्यों? क्योंकि आप इसे रिवर्स कर दीजिए ना, ओनली मतलब कि सोशल करता ही नहीं क्या, और ओनली मतलब कि पॉलिटिकल करता ही नहीं क्या, इसलिए गलत हो जाएगा। वो कहीं मतलब रिवर्स कर दीजिए ना, अगर पूछा है करेक्ट तो इसको इनकरेक्ट करके देखिए, नॉट लगा के देख लीजिए, नॉट लगाने पर जो है पता चल जाएगा आपको कि ये नहीं करता क्या, बिल्कुल नहीं करता। इसे कहने को आप चांस से तीसरे बोलते हैं रिवर्स लर्निंग, मतलब रिवर्स करके देख लीजिए, ऊपर पता चल जाएगा आपको। तो मैंने आपको अगर ऑप्शन 2 में कंफ्यूज है ना, तो मैं आपको 3 तरीका बताया है। एक तो ऑप्शन की हेल्प से, ठीक है, एक ट्रैप करने वाला अगर आ गया तो उसको समझ जाइए, और एक थर्ड वाला है कि रिवर्स वाला कर दीजिए। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता था कि
एक तो क्वेश्चन वो होंगे जो आपको 100% आएगा, ये क्वेश्चन वो होगा जिसमें आपको 50-50 वाला गेम जो डालो। अब एक ऑप्शन आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम से कम 30 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 50-50 गेम है। गेम और फिर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन आपका 60 क्वेश्चन तो अटेंड में सिलेक्शन होगा नहीं, हाँ क्योंकि कम से कम आपको 80 से 85 करना पड़ेगा 100 में से। तो अब जो है ना 20-25 क्वेश्चन होंगे ना, देखिए नहीं अभी इसमें 2 क्वेश्चन और आएंगे, 2 क्वेश्चन टाइप और आएंगे। एक क्वेश्चन वो आएंगे ना जिसमें आपको 3 ऑप्शन के बारे में नहीं पता रहेगा, एक ऑप्शन के बारे में पता रहेगा, और चौथा होगा जिसमें बिल्कुल नहीं पता रहेगा, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन 5 से 10 हो सकते हैं, किसी के लिए 5 किसी के लिए 10, तो इसको छोड़ देना है, इसमें दिमाग बिल्कुल लगाना है। चारों नहीं पता ऑप्शन सीधे हटाइए उसको, ठीक है जिस बगला है। हाँ उसको छोड़ ही अब देना है। इसमें क्या करना है देखिए, अब इसमें बताते हैं। थर्ड तीन ने पता, एक पता उसको होता है। इसमें हाँ इसमें दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें आप एक चीज, इसमें भी 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक तो आपको पता ही है कि अगर 3 ऑप्शन दिया है, आप श्योर हैं कि 2 सही है, तो तीसरा आप उसको गलत मान दीजिए। हाँ अगर नहीं पता तब भी, तो ये तो एक वही वाला हो जाएगा। एक दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा, नहीं 4 ऑप्शन ले रहे हैं इसमें ना, 3 सही है 1 गलत। नहीं 3 ये ऑप्शन है और ऑप्शन ऐसा दिया है 1 2 2 3 1 3 एंड ऑल। अब देखिए अब आपको ये पता है कि जो है ना कि 1 2 मतलब ठीक है, अगर मान लीजिए आपको केवल एक के बारे में पता है, मान लीजिए हाँ, एक के बारे में 2 के बारे में नहीं पता ना, नहीं पता, 2 के बारे में नहीं पता। अब पूछा क्या है, करेक्ट है करेक्ट पूछा है ना। तो हम एलिमिनेट पहले करेंगे। अब जान दिक्कत कहाँ पे आएगी कि मैंने क्या बताया कि अगर 3 स्टेटमेंट दिया हो तो उसमें से एक गलत होता है, लेकिन कौन सा एक गलत होगा, दिक्कत ये है आपको, क्योंकि आपने ऐसा बनाया है ना। हाँ, तो वही क्योंकि हमको एक के बारे में पता है, मतलब हमने इसको कर भी दिया, लेकिन अभी इतने ऑप्शन बचे हैं। वही तो कह रहा हूँ, इसमें अब यूपीएससी ने एक ऑप्शन ये लेकर आया है, क्या ओनली 1 ओनली 2 ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट, ओनली 2 ओनली 3। इससे फट जाती है भाई। नहीं तो नहीं आसान है यहाँ, क्यों, क्योंकि यूपीएससी यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है। ओनली 2 इसमें डाल सकते हैं, हाँ। इजीली टेंशन फ्री है। और कुछ लोग समझ रहे हैं कि ऑप्शन इस तरह के डिफिकल्ट बना दिया यूपीएससी ने, एक्चुअली ये इजी बना दिया उन लोगों के लिए जो ये वाला मेथड जानते पता ही हैं। नहीं कि कौन सा सही है, बस पता इतने सही है। हाँ। सट्टेबाजी। मस्त है। काइंड ऑफ, तो ओनली 2 लगा दीजिए, अब पता नहीं कौन सही है, और ये 90% मैंने देखा है सही हो रहा है। अगर देखिए अगर मान लीजिए आप 5 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप पॉजिटिव में रहेंगे, हाँ पॉजिटिव में रहेंगे। तो 50-50 का वाला भी बोले थे सर कि गेम खेल सकते हो। हाँ और अगर एक ऑप्शन नहीं आ रहा, एक ऑप्शन आ रहा, 3 ऑप्शन नहीं आ रहा, उसमें भी खेलोगे ना, खेलोगे। 10 क्वेश्चन खेलोगे ना, तब पर भी 1-2 मार्क्स से फायदे में रहोगे। फायदे 100% फायदा, मतलब नेगेटिव में तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे उसमें भी। हाँ नेगेटिव में नहीं जाओगे, ये तो श्योर है। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। हाँ वही 5, 6, 7, 8, 9, 80 50, हाँ ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन, उसको जब कहीं तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन कीजिए उस टाइप के, तब आपके बैलेंस बनेगा। तो एक तो ये वाला है ना, क्या अब एक मान लीजिए ये आ गया कि दिया है इनकरेक्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिया है 3 ऑप्शन, ठीक ना। तो करेक्ट और आपको पता है कि जो है ना, आपको ये पता है कि क्या कि ये दोनों इनकरेक्ट है, तो थर्ड वाले में क्या करेंगे। दोनों अगर इनकरेक्ट है, तीसरा वाला सही है, तो मैं देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन मारूंगा, सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। मैं नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और 1 और 2 जो है ना अपने पता कर ले कि ये इनकरेक्ट है, ये दोनों थर्ड वाले में डाउट है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट, तो क्या करेंगे। तो इसमें बिना सोचे, मतलब बिना सोचे नहीं, अगर मुझे नहीं पता हाँ तो मैं इसको करेक्ट मानूंगा। हाँ वही वाला रिवर्स कर देना है कि जब करेक्ट पूछ रहा था तो मैंने इसको इनकरेक्ट किया था, और जब इनकरेक्ट पूछा तो मैंने इसको अब करेक्ट करूंगा। मतलब कि 1-2 कोई नहीं कोई मिसमैच करता है एग्जामिनर, वो करता है मतलब हाँ ये सिंपल सी बात है कि तीनों में से तीनों ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम बहुत रेयर ही है कि 2-3 ऑप्शन सही करता है इससे examiner। बेहतर है कि आपकी हाँ आप ज़्यादा क्वेश्चन मार रहे हो, उससे बेहतर है कि आप तीनों कभी मान के मत चलो कि हाँ। सही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है तो अगर कोई पता है तो दिक्कत फिर वो तो इसमें आ जाएगा ना। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत 100% पता है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है आपको एलिमिनेशन मेथड, इसमें अप्लाई नहीं करना है, ये तो आपको सेफ जोन में रखना है कि ये तुम्हारा क्लियर है यार। महाराज ये टेक्निक लगभग मुझे सारी पता है, लेकिन बस मेरी स्पीड कम है। अच्छा हाँ उसमें आएंगे, अभी ये हो गया ना, तो ये हो गया कुछ 100% आता है, ये 50% आता है, 30% आता है। ये तो आपको हो गया कि मतलब कि एमसी कितने टाइप के आते हैं, ये तो कोई ये बता रहा था मैं अभी तक। मुझसे क्वेश्चन नहीं आते, मैं एलिमिनेशन टेक्निक लगा के ही क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा तो बनते कहाँ हैं, उसी ट्राई करता रहता ये हूँ। करना चाहिए थोड़ा बहुत, कंफ्यूज वो नहीं कंफ्यूज कुछ टेक्निक अपने आप से डेवलप होगी बात धीरे धीरे, जब जैसे जैसे मॉक टेस्ट लगाएंगे ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए प्रीलिम्स के लिए लगभग। अच्छा देखिए जानते क्या है, इसमें हर टॉपर्स का अलग ओपिनियन है, मतलब एवरेज बता दीजिए। हाँ पर जानते क्या है मेरे हिसाब से क्या है ना कि जैसे देखिए क्या है ना, देखिए
देखिए जैसे मान लीजिए कि जनवरी से जो है ना आपको एक अच्छा रेगुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। कर रहा हूँ मैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज उसमें से क्या है ना कि सबसे पहले आपको जो है ना सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहिए। Sectional, हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटिक्स से स्टार्ट किए तो आप जो है ना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फंडामेंटल राइट और आप डीपीएससी, हिस्ट्री से स्टार्ट करवाइए ना पहले। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया ना, पहले सेक्शनल टेस्ट दीजिए, फिर जब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए ना तो उस सब्जेक्ट का लीजिए FLT दीजिए, उसी सब्जेक्ट का केवल FLT फुल लेंथ टेस्ट है। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट उसी सब्जेक्ट का। हाँ मतलब उस सब्जेक्ट को पहले आप ब्रेक कीजिए, सेक्शनल वाइज टेस्ट दीजिए, इसके बाद उस सब्जेक्ट का पूरा फुल लेंथ दीजिए। अच्छा, हाँ। फिर ऐसे हर सब्जेक्ट साइंस दूसरे सब्जेक्ट पर जाइए। हाँ साइंस टेक पॉलिटिक्स वगैरह। फिर अगर आप मार्केट से भी देना ना तो यही करना, आप कोई एक सब्जेक्ट से उठाना उसके पहले सेक्शनल लाना, सेक्शनल देना, लेकिन बिना पढ़ के मत देना, पहले उस टॉपिक को पढ़ना, सेक्शनल पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उस टॉपिक का टेस्ट देना है ना। तो ज़्यादा बेटा आप कितने टाइम दिए UPSC में? अभी नहीं दी। UPSC में भी टाइम नहीं दिए ना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना और डिसिप्लिन टेस्ट लगाइए, क्योंकि ये तो बहुत अटेम्प्ट दे चुकी हुए हैं। डिसिप्लिन से लगाइए, मतलब सेक्शनल वाइज लगाइए अच्छे से। हाँ क्योंकि देख जो 3-4 टाइम दे चुका है ना, 2-3 टाइम ना, तो अगर बीच में स्किप भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है टेस्ट सीरीज खूब लगाया। ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड से लगाइए टेस्ट सीरीज साइंटिफिक नहीं लगाया इस बार। हाँ तो ये है। आप बात करते हैं आप स्पीड की ना। स्पीड, हाँ स्पीड मेरी प्रॉब्लम है, कुछ बताओ। स्पीड जो है ना, मुझे रीजन पता है आपकी स्पीड कहाँ से कम होता होगा। आप जो है ना कितने राउंड में क्वेश्चन करते हैं? 2 राउंड में हमेशा। मतलब मैं कोशिश करता हूँ 2 राउंड में, लेकिन फर्स्ट खत्म हो जाता है। फर्स्ट राउंड में आपको वो क्वेश्चन करना है ना जैसे आपको डायरेक्ट आता हो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। 40 मिनट के अंदर आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 घंटे में, और आप लगता है 1.5 घंटे में करते होंगे फर्स्ट राउंड। हाँ वही बोल रहे हैं, मुझे पता है, सही बोल रहे हैं, इतना लो है। हाँ। क्योंकि लगता है क्वेश्चन में बन रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सुनिए ना UPSC में क्वेश्चन छूट गए होंगे। हाँ कुछ छूटे हैं। हाँ समझ गया मैं। मेरी प्रॉब्लम जानते क्या है, क्वेश्चन देखते ही लगता है बन रहा है, तो फिर जहाँ स्टार्ट किए फिर थोड़ा कंफ्यूज, समय बर्बाद हो जाता है फिर वहाँ पर। नहीं तो मैं क्यों बोला, आपको उस क्वेश्चन को अभी फर्स्ट में लगाना है ना जो आपको पूरी तरह से आता है, उस पर टाइम वेस्ट क्यों करना है यार कि अच्छा ये हो कि नहीं होगा, जो हो कि नहीं होगा उस पर तो गोला मार के आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सेकंड राउंड में उसके बारे में सोचना है, इससे स्पीड बढ़ेगी। मुझे ये पूछना था, सुनिए ना, हाँ। जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ा पहले, किसी मान लीजिए फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, तो फिर उस पर मैं उसको, अगर मुझे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूरा पता है फिर मैं उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करूंगा। अगर मुझे पहले ही बात ऐसे पूछ दिया कोई, मान लीजिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और ED के बारे में पूछ दिया, नॉलेज नहीं मुझे फिर हाँ तो उसको भी छोड़ दीजिए, छोड़ दूंगा मैं। छोड़ दीजिए, फर्स्ट राउंड छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर नहीं सुने, फिर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट उसको पढ़ने टाइम वेस्ट नहीं। अब तो वही करते हैं क्या, आपसे पढ़ते वो हैं करने लगता हूँ मैं। इससे टाइम बच जाता। नहीं वो नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या है, आप समझ लीजिए कि मेरे पास जो है ना 2 घंटे में से 1 घंटा 45 मिनट है प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि आपसे साइन करवाएगा वो, फिर ये वो, मतलब मान लीजिए आपके पास इतने टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम इतना ही है, इतना टाइम है। खासकर सी सेट में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है फिर टाइम मैनेजमेंट में, UPSC के सी सेट में। हाँ उस सीसेट में बड़ा, तो ध्यान रखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता सीसेट है। बड़ा सही चीज़ है। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस से आएगा। फिर आपकी और क्या एक्यूरेसी, तो वो आप बता दें एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में तो वो ठीक है, दूसरा रिवीजन बार-बार। हाँ वो तो की है यार, बिना रिवीजन के तो यार। और ये मैं टेस्ट सीरीज जैसे हम लगा रहे हैं, कुछ चीज़ अगर नहीं बन रहा है तो उसका फिर उसको चीज़ें उठा के अपने नोट्स में लिखना, वो हाँ ये तो अच्छी हर अप्रोच टेस्ट सीरीज की है। जरूरत हाँ है ना। टेस्ट सीरीज क्या है। अच्छा एक चीज़ और, जानते हैं हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे थे, हालांकि आप तो साथ ना कर रहे होंगे। मैंने मतलब अपने वो टीम मेंबर से पूछा, जो मैं मोहल्ले इसमें काम करता हूँ ना, उन्होंने एक चीज़ बताया कि मैंने कहा कि मैं टेस्ट बहुत दिया हूँ अपने पूरे अटेम्प्ट में, तो उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ अगर तुम 2 घंटे का टेस्ट देते थे तो एनालिसिस कितने घंटे करते थे? मैंने बोला कि 2 घंटे का ही। बोला ब्लंडर। बोले कि यदि आप 2 घंटे का टेस्ट देते हैं ना, कम से कम 4 से 5 घंटे उसके एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस, हाँ सही बात है। हाँ मतलब सीरीज अगर दे रहे हो 2 घंटे वाला, तो उसका एनालिसिस तो अच्छे से करो। मतलब देखिए उन्होंने क्या बताया, मतलब उन्होंने ये बताया कि जो आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप 2 दिन उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक है, फिर टेस्ट दीजिए। ठीक है। कि जिस दिन टेस्ट देना उस दिन आपको नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसी टेस्ट को एनालिसिस करना पूरा दिन, उस दिन केवल। ठीक। अगले दिन से जो है ना नया टॉपिक पढ़ना है, फिर 2 दिन फिर पढ़ना है, फिर टेस्ट देना है। उन्होंने ये बताया। फिर देखिए एनालिसिस करने के तरीके कई होते हैं। उन्होंने बताया कि पहले आप ये सोचिए कि जो मेरा गलत हुआ ना, तो ये उस समय मैंने क्या सोचा था, अब मैं क्या सोच इसको सही कर सकता हूँ, उतने नॉलेज से। इसके बाद देखिए कि अच्छा मेरे पास इसमें नॉलेज की कमी थी कि मेरे पास इसमें सिली मिस्टेक हुई थी। आप इसमें देखिए पहले कि मेरी सिली मिस्टेक क्या गलत हुआ कि नॉलेज की, अगर नॉलेज की कमी गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिली मिस्टेक तो उसको देखिए कि अभी दोबारा नहीं होना चाहिए। हाँ उस पर फोकस करना चाहिए। तो ऐसे एनालिसिस किया जाता है। उन्होंने कुछ ऐसा मेरे को बताया तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। जानते क्या मैं कर रहा था, टेस्ट दिया 1.5 घंटे में पूरा एनालिसिस जल्दी
कि सही कौन गलत है, बस देख लिया। मैं कर रहा था पिछले यार, ये मेरी खुद मिस्टेक मेरे को रियलाइज हुई है एक्चुअली। उन्होंने ये चीज़ बताया कि थोड़ा इस पर कीजिए, बाकी हो जाएगा। तो ये क्या कीजिए, तो मैं कहाँ पे था, ये एक्यूरेसी वाला बात होती हाँ, है। तो वही हो गया। अब एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स है। 365 जनरली लोग पढ़ते हैं कि उससे काम तो नहीं होगा। हाँ, तो आपको समय बहुत कम हाँ, बचता है तो वो आपको एक ही सोर्स पढ़ना है, या तो उसी को पढ़िए या फिर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। रेगुलर पेपर पढ़ रहा हूँ, लेकिन रेगुलर भी क्या कहूँ, मतलब कभी छूट जाता है। लेकिन जब से पेपर हम पढ़ रहे हैं आकांक्षा, पेपर जब से हम लोग पढ़ रहे हैं 2-3 महीने में, जब से यहाँ हूँ तब से पढ़ ही रहा हूँ, मतलब रेगुलर ही पढ़ रहा हूँ। मतलब कुछ टॉपिक छूट जाती है, ये बात सही है, लेकिन उसके करंट अफेयर्स बना रहा हूँ जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेसिस पर आ सकता है यहाँ पर अच्छी क्वेश्चन। बात है, बनाने तो चाहिए। वहाँ से उसका टॉपिक उठा लेता हूँ और जो मेन एक्सट्रीम पॉइंट होती है उसकी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहीं पर लिख लेता हूँ। वो पूरी डिटेलिंग नहीं डालता फिर। करंट अफेयर के सोर्स के लिए मैं ये कहूँगा, कोई एक इंस्टीट्यूट पकड़ लीजिए, बस हो गया। कोई इंस्टीट्यूट पकड़ा जाए कि PD 365 पकड़ा जाए? तो वही नहीं, वही तो विजन का है यो। मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक इंस्टीट्यूट का, या तो यदि आपके मन में पहले से है कि मैं इसी को पढ़ूंगा, तो फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का मत पढ़िए बीच में, ये बोल रहा हूँ मैं। फिर उसी को पढ़िए लास्ट तक। मैं क्या कह रहा हूँ, विजन का अगर हम मंथली मैगजीन पढ़ने जाएंगे, मंथली मैगजीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि पेपर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको एलिमिनेट करते चले। क्या है, वो जो मैगजीन बनती है ना, एग्जाम ओरिएंटेड बनती है। पेपर क्या है ना, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहता है ना, उसमें हर चीज़ें रहती हैं, तो हम उसको ढूंढेंगे। पढ़िए न्यूज़पेपर आप, इससे आपको जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी। लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा ना, वो मैगजीन वगैरह जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, PD 365 जैसे कि लास्ट में आती है, 1 महीने पहले आती है एग्जाम से, 1 या 1.5 महीने पहले आती है। नहीं तो अभी मंथली आ तो रही है, मंथली भी आ रही है ना विजन की मैगजीन, ये मंथली आ रही है। हाँ, हर मंथ आ रही है अभी। मंथली पढ़ना पड़ेगा ही लगता है। नहीं, 4-5 दिन में हो जाती है। अरे अभी कोर्स शुरू हो रहा है PD 365 जनवरी से, ज्वाइन कर लो। उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं जा रही ज्वाइन करने, लास्ट टाइम मैं नहीं की थी। तो कर लीजिए। PD 365 ज्वाइन करना पैसे है। दे देंगे ना सर? कितना लगता है बताओ ना, कितना पता लगेगा? नहीं, चेक कर लो। ज़्यादा नहीं लगता है। 60 घंटे क्लास अगर रहती करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप क्लास अगर लेती है? अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ हाँ, एडिटिंग क्लास लेंगे कि ऐसे तुमको क्या प्रवचन देंगे? ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ। ब्लैक बोर्ड में समझाते अच्छा, हैं मैं एक बताओ क्वेश्चन है मेरा यार, कि 100 क्वेश्चन में से करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं? सब। मतलब वो डिफर करता है, मतलब एवरेज है एवरेज 15 से 25, 15 मिनिमम, 25 को मजम चला जाता है। जैसे 2016 में मैं देखा था 25 क्वेश्चन आते करंट अफेयर से, फिर लगातार रिड्यूस हुआ, कभी 14 भी पूछ दिया, 15 भी पूछ दिया। ये मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन तो अच्छा खासा स्कोप। मतलब एक सब्जेक्ट अकेले कवर करता है करंट अफेयर, एक सब्जेक्ट है। जैसे पॉलिटी हो गया ना, वैसे एक सब्जेक्ट अकेले कवर करता है करंट अफेयर, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर। लेकिन ये भी है ना कि करंट अफेयर में जो है ना, आप मान लीजिए मुझे 50% ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। क्या? हाँ, 50% ही आएगा, क्योंकि भाई यूपीएससी करंट अफेयर है ये। सबसे टफ करंट अफेयर। हाँ भाई, खतरनाक पूछता है वो। सबसे टफ। पता करते हैं ना करंट अफेयर्स कितने में बेच रहा है वो, सी क्लास लेते हैं। कौन? वो तो गूगल में मिल जाएगा। PD 365 का अरे तो रोज तो ऐड आ रहा है न्यूज़पेपर में, देखो। क्लास करना, उसके क्लास क्लासरूम तुम कैसे करोगी? मैं ऑनलाइन कर लूँगी, मेरे को क्लास नहीं जाना, मैं अकेले क्लास नहीं जाऊँगी। आप चलेंगे सर? मैं भी चल रहा हूँ ना क्लास, इनके पास समय नहीं है। मैं भी चलूँगा क्लास। देख हल्ला लीजिएगा करते हो। जैसा अच्छा, क्लास नहीं भी चलेंगे क्या दिक्कत है, ऑनलाइन कर लेंगे। ऑनलाइन कर ज़्यादा बेटर, लाइब्रेरी में बैठ के कर लीजिएगा। क्योंकि क्लास में आने जाने फिर वहाँ वेट करना हो, ज़्यादा टाइम चला मुझे जाएगा। बकवास लगता है। सर कि लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन कर लीजिए बढ़िया अपना टाइम में, ऑनलाइन और वो भी बेटर है, आपको लगता है कितना तो। कितना रहा है वो? यू कैन सर्च, मतलब मैंने देखा शुरू हो रहा है, ऐड आता रहता मेरे में, मैं उसके तो स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरे में देता रहता, लेकिन मैंने कहा फीस नहीं चेक। स्टूडेंट हो? यस, कब से? सिंस माय चाइल्डहुड। बिजनेस फाउंडेशन किया है अपना। चलो, देखिए इनको कुछ नहीं पता मेरे बारे में, आप क्यों बता रहे हैं? देखिए सारी कोई चीजें बता के रखा, बचाई क्या है देखिए इंटेलिजेंसी। पता कर लो। चलिए, इंटेलिजेंस आगे चलें। इसकी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इंटेलिजेंसी में इनको प्रॉब्लम थी, अरे इनको प्रॉब्लम नहीं मैं है। क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूँ, क्या कहते मेरे हैं, को सच में एलिमिनेशन टेक्निक से। मुझे क्वेश्चन भी नहीं आते। एक्चुअली मेरे से क्या है ना कि इसमें कोई इंटेलिजेंट लगते नहीं यूपीएससी हाँ, में। intelligence एक का 12 सवाल फेल आदमी जब एग्जाम निकाल रहा है मतलब ये नहीं है। इसमें क्या है ना कि जानते क्या है, इस एग्जाम को निकालने के लिए एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, है ना? कितने साल? हैं? अगर हो रेगुलरिटी मतलब कि ठीक है, मतलब जो है ना किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 4-5 टाइम लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ। अब बताइए, मंथली मैगजीन करंट अफेयर्स किसका पढ़ रही हैं आप? मैं नहीं पढ़ रही हूँ। तो फिर नहीं पढ़ रही हैं आप ना, उसको पढ़िए, पेपर पढ़िए, फिर क्यों नहीं होगा? अच्छा और अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए, अच्छा। आंसर राइटिंग करते रहिए, ये सारी चीज़ कर लेंगी। वही फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो जब तुमको सब पता है? तो मतलब मैं कह रहा हूँ रास्ता वही है, लेकिन आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, मैं शॉर्टकट नहीं ढूंढ रही हूँ।
तो तुम कह रहे हो नहीं हो रहा। शॉर्टकट ढूंढ रही होती हूँ भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पढ़ नहीं रहा। अपॉइंटमेंट लेके आए होते मेरे नहीं तो सामने। आप यदि आप मंथली नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे इनका सप्ताह नहीं होगा ना कि मैं जो है ना ये ज्वाइन कर लूँगा विजन वाला, ये पूरे साल करवा देता है। वो भी ठीक ये है। भी सही है, पूरे साल दिन करवा में 2 देगा। आंसर राइटिंग कर रही हो तुम पर डे रोज? कहाँ किया, आज कहाँ किया है? अभी तो यूपी पीसीएस कर रही थी, अभी तो बंद है। 65 डे पूरा एकदम 365 डे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पर डे कर रहा हूँ। तुम किसको बता रहे हो? तुम मतलब खुद क्यों नहीं करते हो? तुम्हें ये बता रहा हूँ कि हार्ड वर्किंग ये अगर कर लोगे पूरा जो है प्लान है, तो वो इंसान निकाल ही लेगा आराम से। हाँ वही कहीं ना कहीं कमी रेगुलरिटी, वही तो मैंने बोला ना कि इस समय क्या है ना कि एक रेगुलरिटी चाहिए, और दूसरी क्या है ना कि थोड़ा फोकस स्टडी बनाए रखिए। जैसे क्या है ना, कई लोग बोलते हैं कि मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं जो है ना पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा, है ना। तो ये वाला जो है ना प्लान नहीं होना चाहिए एक्चुअली ना, क्योंकि बहुत लोगों की दिक्कत होती है ना। वो तो मतलब ये टाइप बना कि जो है ना मेरा ये हो जाता है ना, तो ये मैंने जो केवल 2 ही चीज़, मतलब जो है ना जैसे जो मेरा बताते हैं ना, जो मेरा टीम है ना उसमें बताते हैं जो है ना कि केवल थोड़ा रेगुलर रहो, और बाकी क्या है ना कि सिलेबस तो कंप्लीट सभी को हो ही जाता है ऑलमोस्ट, है ना। और थर्ड चीज़ रिवीजन बनाए रखिए। नहीं तो कभी कोई लोग फाइनेंस कमीशन को करके चले आते हैं लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। अच्छा, मतलब मिनिमम कितने रिवीजन चाहिए होंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए? मतलब ये देखिए, फैक्चुअल चीज़ तो जल्दी याद नहीं होती। फैक्चुअल चीज़ों को याद करने के लिए मेरे पास है, कितने चाहिए मेरे रिवीजन? पास आंसर है, मुझसे भी तो पूछो। बताओ। हाँ, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मारेंगे अगले पढ़ने अभी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सही वो बात बात सही, है। लेकिन एवरेज में पूछ रहा अब हूँ। जैसे मुझसे पूछो तो साल में तो 50 बार रिवीजन हो जाता है मेरा। नहीं, काम ही नहीं है ना मेरे पास कुछ। मेरा 50 बार नहीं होता, ना मेरे लेकिन को जॉब करना है, ना आंसर चेक करना है। मेरा ये कहना है कि मैंने हर चीज़ों को मतलब 2 से 3 बार तो पढ़ा ही होगा, लेकिन मुझे फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं हुई अभी तक। नहीं तो आप उसका जो है ना अलग से शेड्यूल बना लीजिए ना, कि इस टाइम जो है ना मुझे को फैक्चुअल चीज़ों पर ध्यान देना है, इसे 1 घंटा डेली। तो आपका उसमें मान जो है ना केवल फैक्चुअल चीज़ों में काम करेगा, नहीं समझे आप। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए हो गया पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी फैक्चुअल चीज़ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का अपॉइंटमेंट, टेन्योर कौन करता है, कितना इसका Schedules, रिमूव कौन तक करता है। जैसे ये बताइए आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेता है? ओथ कौन दिलाता है ना? हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को। ऐसा क्यों? उसको दे सकता है, सीजीआई को दे सकता है। इसके मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें लॉजिक ये है कि जो आपको अपॉइंटमेंट करता है उससे छोटा व्यक्ति रेजिग्नेशन नहीं ले सकता, उसका रेजिग्नेशन नहीं दे सकता। ऐसा कुछ है ना? कैसे मतलब? तो मतलब 22% छोटा होता तो है, अपने छोटे को दे रहा है और अपना रेजिग्नेशन। इसके पीछे लॉजिक कैसे समझाऊं यार? नहीं, मुझे सच में नहीं पता इसके पीछे लॉजिक का। अच्छा, 22% का ओथ कौन लेता है? वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? बताओ, तुम बताओ। हाँ, सीधी बात इन्हीं से पूछता हूँ, बताइए। दिन भर उनसे पूछते, दिन भर मेरे से पूछते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे से पूछ रहे इससे बहुत ज़्यादा पूछा आज, अब बताइए। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? हाँ आइए। लो। प्रेसिडेंट। अब इसलिए प्रेसिडेंट दिलाएगा। देखिए, जानते क्या है? तुमको नहीं आता ना, इसीलिए तुम बोलो। जो तुमको नहीं याद है वो मेरी तरफ डालते हो। मैं थोड़ा ठीक है। कंफ्यूज रहता हूँ जिस मामले में। उसको जानते क्या? पूछता देखिए, जानते क्या है? ओथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अपॉइंटमेंट है। हूँ। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान रखना इसको। बोलिए। देखिए अपॉइंटमेंट तो देखिए ये होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें ज़्यादा लॉजिक काम नहीं करता है। जैसे ये बताइए कि ये जो स्टेट पीएससी का चेयरमैन होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट पीएससी के चेयरमैन को, स्टेट पीसीएस जो होता है उसके चेयरमैन को। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उसका जो चेयरमैन हो कौन अपॉइंट किया होगा इसको? ऑप्शन दो। ऑप्शन क्या अपने आप ले और लेते कौन हैं। करेगा? आप बताइए। गवर्नर। हाँ, गवर्नर, सॉरी गवर्नर। हाँ, गवर्नर करेगा। और स्टेट हाई कोर्ट के जज को? स्टेट हाई कोर्ट के जज को तो अपॉइंट कौन करेगा? हाँ, वो तो प्रेसिडेंट करेगा फिर। इस बार यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था। प्रेसिडेंट करेगा ना। क्योंकि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की इम्पीचमेंट भी एक जैसे ही होती है, तो अपॉइंटमेंट भी एक जैसी होती है। मतलब ये बात नहीं, दूसरी मतलब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए। कोई बात नहीं, अच्छा है। देखिए और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन कहाँ से मिलती है? कौन देता है? स्टेट की सेंटर? हाई कोर्ट जज को? हाई कोर्ट के जज को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, इसका मतलब फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और सैलरी कौन देता है? हमारा ये लपड़ है, चुप।
तो बताओ, एक क्वेश्चन है ये, पेंशन और सैलरी में अंतर होता है कि नहीं? सब होता सेम है। ही है। इस सवाल मत बताओ पूछो एक बताओ बार तो में। पहले अब बताइए पूछिए आप। इनसे, पूछिए आप। सैलरी कौन देता है? सैलरी पेंशन में डिफरेंस है यहाँ। सैलरी जो है ना उसे स्टेट गवर्नमेंट देती है। हाँ। अगर दो स्टेट में इसका logic- दो हाँ। स्टेट में अगर हाई कोर्ट डिवाइड है तो दो स्टेट उस पर डिसीजन लेंगे कि हाँ कौन कितना परसेंटेज देगा। अगर नहीं, वो एक तो- स्टेट वो तो एक हाँ। स्टेट कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। नहीं, आप इसको ऐसा रख लेते सैलरी मतलब कि उसको मिलते हैं ना जो अभी सर्व कर रहा है, तो सर्व कर रहा है स्टेट में, इसलिए स्टेट वाला देगा। लेकिन पेंशन जो है ना रिटायरमेंट के बाद होता है तो फिर सेंटर देता है सेंट्रल वो। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है वो। अब देखिए, ओथ जो है ना हमेशा ओथ है, जो बॉडी का ओथ दिला जा रहा है ना हमेशा उसके ऊपर वाला ओथ देगा। अब देखिए, प्रेसिडेंट से ऊपर इंडिया में कोई है नहीं है, नहीं है। इसलिए जो है ना इसका ओथ जो है ना केवल उससे छोटा आदमी देता है, वो CJI है। बाकी कोई ऐसा आदमी नहीं है ना जिसका ओथ उससे छोटा वाला आदमी लेता हो। ये प्रेजेंट अपवाद है। लेकिन रिमूवल भी नहीं ले सकता, रिमूवल भी नहीं होता। हाँ, तो छोटे हैं। रिमूवल भी जो है ना उससे छोटा आदमी नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। लेकिन रेजिग्नेशन जो है ना छोटा आदमी ले सकता है। जैसे प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट, जैसे डिप्टी स्पीकर का डिप्टी स्पीकर। हाँ जैसे स्पीकर का डिप्टी स्पीकर। रेजिग्नेशन मतलब वो लेता है जनरली जो उसी लेवल का होता है, मतलब उसी लाइन में। जैसे देखिए, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर का डिप्टी स्पीकर, उसी लाइन में हो जाता है। लेकिन रिमूवल और जो ओथ जो होता है ना हमेशा बड़ा वाला लेता है। प्रेसिडेंट अपवाद है, क्योंकि उससे बड़ा कोई पोस्ट है नहीं इंडिया में ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एक्चुअली। तो ये रीजन, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो कहीं अगर मान लीजिए कोई पोस्ट, जैसे देखिए जो चीफ सेक्रेटरी होता है इसको कौन अपॉइंट करता होगा? चीफ सेक्रेटरी को। हाँ, चीफ सेक्रेटरी ये PY की हुई UPSC का 2015 का। चीफ सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? चीफ सेक्रेटरी होता कौन है? चीफ सेक्रेटरी मैंने पूछा किस तरह के सेक्रेटरी? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या हाँ, होता नहीं, है? आप पहले देख लीजिए प्राइम लड़के मिनिस्टर को। सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। ये नहीं सुन रहे हैं, अभी कहीं और है। अच्छा, इनसे क्वेश्चन पूछ दिया हूँ ना। उसका जो है कि अपॉइंटमेंट जो है कमेटी के थ्रू होता है, जो इसका आंसर मेरे पास हाई है। ऑफिशियल कमेटी कुछ ऐसा नाम है उसका। अभी चीफ सेक्रेटरी समझ पा रहे किसकी बात कर रहा कैबिनेट हूँ कमेटी मैं? करती है। नहीं, चीफ सेक्रेटरी होता क्या नहीं होता, समझ रहे चीफ सेक्रेटरी कौन चीफ होता है? सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है इंडिया का। इंडिया का नहीं कैबिनेट होता, सेक्रेटरी वो होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। चीफ मेरे को सेक्रेटरी पता है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही स्टेट का होता है फिर वो। हाँ, ये स्टेट का सबसे हाईएस्ट होता है, IS सीनियर IS होता है, सीनियर IS। CM। और पूरे यूनियन कौन होता है? कैबिनेट। कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता होगा ये चीफ सेक्रेटरी इसका का? अपॉइंटमेंट मुझे लगता है सीएम करता है। अभी सुन लियो मेरे मुंह से। मारेंगे अगला पढ़ना है तुमसे हम पहले पूछे थे ये क्वेश्चन। मुझे इसका रीजन नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है। तुमको नहीं Reason याद है, नहीं पता मैंने मुझे तुमसे इसका। पूछा था ये। रीजन क्यों ऐसा है, फिर गवर्नर क्यों नहीं करता है मुझे नहीं पता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि ये जो है कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इसलिए नहीं दिमाग अच्छा कारण लगा नहीं के। पता मुझे सच्ची में। देखिए, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी है ना इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीएम बोल रहे हैं सीएम कर रहा है। कि गवर्नर होता है? सीएम कर रहा है। श्योर हो जाइए, श्योर हूँ। आप बताइए। सीएम करता है। मुद्दा फिर मुझे ये CM समझ करने मुझे की मुझे कराई इसका थी, रीजन मेरठ मुझे कराई थी, फिर इससे पूछी थी, अभी रुको ना, भूल गया है। मुझे रीजन इसका ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि गवर्नर जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ठीक ना। क्या चेक कीजिए। बॉयफ्रेंड का मैसेज आया है? नहीं तो चेक कीजिए ये वाला क्वेश्चन अरे मेरे को याद है ना। चेक कीजिए। अरे सुन तो लो मेरी बात बताता पहले। अगर गवर्नर अपॉइंट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिस पर करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फायदा पहुंचा सके चीफ सेक्रेटरी सब अपॉइंट करेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग गवर्नमेंट हो जाए तो फिर लेकिन जो IS होता है ना वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता ना, सेंटर का ही होता है, ये तो जाने की। मतलब भाई इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता फिर। आपने सही डाला है ना? नहीं सही है, सही है। ओके तो ओके। द चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें डिबेट क्यों हुआ था ना, ये जो है ना जब ये क्वेश्चन आया था ना ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। ये मेरे सर जो पढ़ाए थे ना कौटिल्य अकेडमी में, इंदौर में था मैं, तो ये ना ये कुछ घटना चक्र मैंने पढ़ा था यार ये क्वेश्चन। एक अगले चक्र में आया था, लेकिन उसका बाद में आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इसका आंसर यही होगा। यूपीएससी में भी आया है। लेकिन मुझे लगता हाँ है। PY की वही है। हाँ। तो 95% लोग जो है ना इसका ये लगा के आए थे, है ना। तो फिर लोगों ने कहा कि जो है ना कि इसका अपॉइंटमेंट यही करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला
कि इसका पॉइंट ये करेगा, फिर जो है ना लास्ट में जो है ना, नहीं कैंडिडेट ने बोला कि इसका पॉइंट ये करेगा गवर्नर, यूपीएससी बोल रहा था कि इसका पॉइंट ये करेगा, ये गया मैटर सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने पे बोला ना कि जो है ना इसका पॉइंट फिर यही करेगा। इसलिए मैंने एग्जाम की रीजन क्या है? अच्छा रीजन, मुझे रीजन जानना है। क्यों तुम जा रहे हो चीफ सेक्रेटरी बनने? नहीं अच्छा रीजन question है। हर क्वेश्चन के पीछे पता होना चाहिए, मैं मुझसे कोई पूछता तो मैं इसका आंसर देती। इसलिए तो यहाँ पूछो तुम्हारे मुझसे चीफ सेक्रेटरी बनना है, पूछो मुझसे। इसलिए तुम्हारे यहाँ अभी तक देखिए क्या बोले? इसका क्या बोला? क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला। पता ही नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हाँ मेरे को बनना है ना, इसलिए जानना है। बस देखिए। यहीं तक जाना है। देखिए इसके दो रीजन हैं। एक जो आप बता रहे थे ना कि जो ये आईएएस होता है ना, हाँ। आईएएस, इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है इंडिया में? अगर पूछूं आपसे तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हैं? ऐसे बोले प्रेसिडेंट करता है बोल रहे हैं। अपॉइंटमेंट यूपीएससी करता है। हाँ तो फिर यार ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट ना। मेरे को भी गाली दे रहा था बैठ के ना, इसीलिए दे रहा था। यूपीएससी करता है ना। अब देखिए अब आईएएस जो है ना ये स्टेट की वो नहीं है, नहीं, all India service इसलिए आईएएस को रिमूव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है। हाँ। नहीं था ना स्टेट। Remove आप नहीं कर आईएएस को सकता ट्रांसफर कर हाँ, सकते हैं, remove नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर को हटा नहीं सकता आईएएस को, इसको प्रेसिडेंट ही हटा सकता है। अब देखिए यानी यूपीएससी से क्या करती है, चेयर करती है, मतलब अपॉइंट करती है। जैसे हम लोग जो एग्जाम हो रहा है ना यूपीएससी मतलब अपॉइंट कर रही है, ठीक ना, ये हो गया ना। अब देखिए लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी होता है ना हाँ। इसका अलग से कोई एग्जाम नहीं होता है, ये आईएएस का अपग्रेडेशन होता है। तो देखिए अब किसको जो है ना उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, चाहे यूनियन हो या स्टेट है, ठीक ना, ये जो होता है ना, जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव होता है ना उसका रियल हेड कौन होता है? सीएम होता है। और सेंटर का कौन होता है रियल हेड? प्रेसिडेंट है, नहीं प्राइम मिनिस्टर। रियल नॉमिनल होता है प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया था कि रियल हेड जो है ना उसके अंडर आता है मेनली एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए उसका अपॉइंट जो है ना चीफ सेक्रेटरी का सीएम करेगा। सीएम करेगा। हाँ इसी तरह कैबिनेट सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? कमेटी करती है, कैबिनेट कमेटी करती है। हाँ तो अकाउंट प्राइम मिनिस्टर ही करता है, आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ही करता है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तभी तो जस्ट उसके नीचे बैठता है वो, हर डिवाइस वही देता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। पता है इसमें कौन है सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर? आईएएस और सीनियर मोस्ट सिविलियन। हाँ अरे सिविलियन सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी? चलिए कोई बात नहीं, तो फैक्चुअल है। जी से कुछ अरे वो तो चेंज होता बदलता है, हर जब 2 मन साल में कहता है बदल ले। हर 2 साल में बदल जाता है वो। तो पीएम के ऊपर है। हाँ वही ना, बदलता कोई रहता है। बात नहीं, मेरा नाम आएगा तो रट लेना। देखो अपनी जो है ना इतने ऐसे गोल किसी को बताना नहीं चाहिए, दबा के रखो। अरे भाई नहीं कर रखो, यहाँ लोग भविष्य जानने के लिए बाबाओं के पास पहुँच जा रहे हैं, तुम अपना भविष्य दबा कर एस्ट्रोलॉजर, रखो। हाँ तुम भविष्य अपना दबा कर रखो। किससे शादी होगी, कब होगी, कब मिलन होगा, सब बता देते। तो इसमें बहुत ज्यादा एड चल रहा है ना इसका यूट्यूब में, आपके पास आ रहा है? बहुत ज्यादा, कुछ भी चलाओ नहीं। क्योंकि वो पता है कि लोग बाबाओं के पास आदमी हाँ, जा रहे हैं तो उससे क्यों ना पैसा कमाया जाए। उससे हाँ सही वही तरीके पैसा से। कमाने का तरीका है के लिए। वो लोग वो बोलते हैं कि कब ब्रेकअप होगा, कब क्या होगा, सब बता देगा वो। साइंटिफिक तरीके से पैसा कमाया जाए, वो क्या तरीका है यार वो। चीज़ है। तो आप दोनों जाते क्यों नहीं हो? तो आप ही क्यों नहीं चले जाते हैं? उससे कुछ नहीं कि शादी कब होगी आपकी? हाँ अरे मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन ऐड बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, मैं बिलीव नहीं शादी करता। में वहाँ जा रही है नक्षत्र पर थोड़ा बिलीव करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का रोल होता है ज़्यादा, हाँ कुछ साइंटिफिक है वो। चार्जेस का रोल होता है, तो वो आई एम वेरी ऑर्थोडॉक्स। तो जाओ ऑर्थोडॉक्स, मैं साइंटिफिक इंसान हूँ। आई एम नाइदर ऑर्थोडॉक्स नाइदर कंजर्वेटिव। आगे चले हम लोग थोड़ा सा, देखिए पठन तो लोग पता ही चल गया, पठन में क्या डिस्कस करें। हाँ वही कि मतलब क्वेश्चन जो है कि थर्ड जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था सनातन करते जाओ, जो 50-50 वाला क्वेश्चन हो हाँ उसको उसको भी बाद में करो, करो। फिर जो बच गए उस पर थोड़ा लेकिन जानते क्या है, करके करो। अगर पूरे सब्जेक्ट में सबसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाया जाए ना तो वो पॉलिटी है। तो आप पॉलिटी को ऐसे कीजिए कि अगर 20 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं ना तो मेरे 18 क्वेश्चन सही हो ही जाए, यानी पॉलिटी को अच्छे से कंप्लीट किया आप रखिए अभी से। वो ठीक है। मुझे हिस्ट्री का क्या रोल है, कितना मतलब हिस्ट्री का क्या? अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है हिस्ट्री से, हिस्ट्री से खतरनाक बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, एंशिएंट मेडिवल भी घुस जा लास्ट टाइम देख लीजिए, बहुत डिटेल में जा रहा है, 2023 का और वो भी ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रहा है ना जो मतलब किसी को आते नहीं, सुने ना होंगे, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। जिसने कभी सुना नहीं हो तो ऑलरेडी सवाल है बल्कि कि बहुत इकोनॉमी से maximum- क्वेश्चन कम कर दिया है उसने, इसमें कुछ 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से कुछ कम कर दिया है। आज 7 क्वेश्चन पूछते हैं मुश्किल से,
लेकिन हिस्ट्री से क्वेश्चन बढ़ा दिया है उसने, और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बढ़ाया है उसने। हाँ स्पीसीज पूछता है ना, स्पीसीज क्या है, मतलब जो है ना। ओवरऑल ये बात है कि मतलब कि आपको जो है ना जनरल नॉलेज हर सब्जेक्ट की अच्छी खासी होनी चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स है यार, तभी प्रीलिम निकले, नहीं निकलेगा, कोई सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते आप, नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैंने इसका कोई शॉर्टकट है नहीं यार। एसएससी में हो सकता है शॉर्टकट, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए शॉर्टकट कोई नहीं है। साइंस की बेसिस पर यूपीएससी क्वेश्चन तो खाली करंट बेसिस पर पूछता है, साइंस में जाता है नहीं ऐसा नहीं है, साइंस एंड टेक में उसमें जो है ना वो आर्ट एंड कल्चर पूछ देता है। अभी कोई टेम्पल न्यूज में था, पूछ देगा वो। चलो बताओ। हाँ अरे कोई टेम्पल न्यूज में रहेगा तो पूछ ये देगा वो। बताइए फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल हाँ कहाँ बना है? आई थिंक, हाँ अभी न्यूज ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, अभी तो आया नहीं, था ये I think कहाँ है? करंट अफेयर चेंज होता रहता है, पता South ही तुम्हें India क्या? में अब ये चेंज हो जाएगा क्या कि फर्स्ट 3D टेम्पल अब दूसरा आ ये जाएगा? सवाल जो है पूछेगा ही तो नहीं पूछेगा। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस ही पूछेगा ऐसे सवाल। नहीं तुम यूपीएससी पागल हो यार, ऐसा फैक्चुअल नहीं पूछ है। रहा है पूछने यूपीएससी। इस लगा साल का अभी। पेपर देखे? हाँ, पूछ दिया इस फैक्चुअल बार। हो गया है। कहाँ जा रहे पूछ हो? उसके दिया। पहले एनालिटिकल था 2-3 साल हाँ, तक। जब हम एनालिटिकल में डल गए तो फैक्चुअल में आ गया। Factual वो में आ ये गया पूछेगा वो। अगले वो साल ये change वाला करता रहता क्वेश्चन है। तुम देखना। चेंज कर दिया ना वो। Question इस बार में फिर Change कर चेंज दिया, कर दिया, change कर कितने फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है। पूछा है? अरे बहुत इस बार पूरा बहुत पूछा पेपर था। था हाँ फैक्चुअल इस बार। बहुत पूछा था पूरे इस बार पेपर। पूरा पेपर फैक्चुअल था भाई साहब, पूरा फैक्चुअल था। हाँ ये क्या था, हम लोग ने लिखा था CD, क्या लिखा था? एक बात और भी है, मुझे यूपीएससी का ट्रेंड बताइए। अगर यूपीएससी कोई भी ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है तो 2-4 साल उसको फॉलो भी करता है वो। हाँ अब साथ 1-2 साल अभी और पूछेगा फैक्चुअल। मतलब क्योंकि वो इसके चाहता ही पर- नहीं कि हम जाएं रजिस्ट्रेशन। इसी साल स्टार्ट किया नहीं, ऐसा फैक्चुअल ना, नहीं है। इस साल स्टार्ट किया फैक्चुअल ना, तो वो 1-2 साल चलाएगा उसको। चलाएगा हाँ। लेकिन हम ये सोच रहे थे जैसे कि लेकिन पूरा फैक्चुअल नहीं था, कॉम्बिनेशन था, कहने का मतलब जैसे कि कॉम्बिनेशन जैसे था। मेरा दूसरा एक और सवाल है, हाँ जैसे कि ऑप्शन वो 2023 में स्टार्ट किया था, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, इस तरह का स्टार्ट किया था ना, ओनली इस बार ओनली थोड़ा वाला। कम करके पुराने में आया। तो इस बार कम भी कर दिया। पूछा, लेकिन हाँ, कम लेकिन पूछा है, कम कर दिया है बस। पिछली बार पूरा कर दिया था, इस बार थोड़ी कम कम कर दिया, लेकिन पूछा था इस थोड़ी बार। कम। अच्छा, पिछली बार तो पूरा था, 23 वाला तो पूरा था, 24 वाला में थोड़ा कम कर दिया। ऐसा तो वो कम जो किया फैक्चुअल पे आया। अब क्या मतलब है? 5 मई 2024 को मीटिंग हुई थी। हमको अपना जन्मदिन याद नहीं रहता है। ये है। अरे तो ये स्टेट पीसेस पूछ रहा अगर है ना। फैक्चुअल है तो फिर एलिमिनेशन टेक्निक अच्छा दिया होगा फिर हम्म। उसमें। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है तो एलिमिनेशन में टेक्निक भी का इस्तेमाल करने का मौका देगा फिर वो। अरे फैक्चुअल में तो स्टेट जैसे थोड़ी पूछा था, और स्टेट में आप कब एलिमिनेट कर लेते हो? UPS 4 स्टेटमेंट हाउ यू कैन एलिमिनेट। यूपीएससी का सिस्टम ही अलग होता है भाई। फैक्चुअल में भी थोड़ा उसमें दिमाग लगा देता है वो, थोड़ा सा। देखिए क्या है, आप पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस कीजिए, पता चलेगा आपको अच्छे से। नहीं, इस साल का नहीं किया हूँ, मतलब 2023 तक का हाँ तो इस बार फिर कीजिए अभी। 2023 तक तो बुद्धि बढ़ गई, 24 में बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। हम लोग इतना प्रीलिम्स लगा कर गए थे, कितने हम लोग टेस्ट पेपर लगाए होंगे सर? कम से कम 40-45, अब बहुत लगाए थे। हाँ इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे इससे सर। ज़्यादा हो गए होंगे। हम लोग हफ्ते में 3 बार लगाते हाँ थे। हाँ अब सोचो 3-4 महीने हम लोग टेस्ट लगाए थे प्रीलिम्स हाँ, के लिए। बहुत टेस्ट लगाए जनवरी हम से, दिसंबर से शुरू हुआ, जनवरी से जनवरी से। पूरा मई तक गए थे टेस्ट सीरीज, इतना लगाए थे हम लोग। हर हफ्ते कमी कहाँ 3। रह गई थी? कमी क्या ही बताया जाए। वही कभी पता Factual नहीं एक कि तो उसके आया। साथ हम लोगों ने एनालिसिस नहीं कर पाया, फिर कहीं ना कहीं 2-4 नंबर इधर हो गए। कितने नंबर से मतलब पीछे रह गए? क्या वही बाउंड्री है गुरु। बाउंड्री है, मेरा तो बाउंड्री है अभी। आपका वही है। बाउंड्री? मेरा सीसेट तो 102 नंबर आ रहा है, जीएस में मेरे कुछ गड़बड़ हो गया। तो कट ऑफ कितना गया था इस बार? कट ऑफ तो आई थिंक 90 आया कहाँ 90 से ऊपर ही है। अच्छा, 92 के आसपास गया था। हाँ 93। लेकिन बोल रहे थे क्वेश्चन इस बड़ा इजी आया था। वही नहीं बोल रहा उसके हूँ। लिए जो रट्टू तोता है, जो हम लोग एनालिटिकल हो गए थे ना 3 साल से, और इस बार रट्टू तोता जैसे हो गया, तो उसके लिए गड़बड़ हो गया। हम तो एलिमिनेशन सिस्टम कितना भयानक हम लोग का स्ट्रांग हो और गया, जो तब लड़का, एलिमिनेशन सुनो खत्म कर दिया। और जो लड़का इस बार करंट पीसी निकाला था प्री ना, उससे मैंने अगर सवाल